तियानयुआन ने उपलब्ध 10 स्पिरिट बोन में से सबसे अधिक उम्र और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले 3 स्पिरिट बोन चुने। जब दूसरे स्थान पर आने वाले की बारी आई तो केवल 40,000 वर्ष से कुछ अधिक पुराने स्पिरिट बोन ही बचे थे, जिससे चयन कर रहे वांग्यान को निराशा हुई और उन्होंने अपने दांत पीस लिए। 50,000 वर्ष से अधिक पुराने स्पिरिट बोन्स को आत्मसात करना एक प्रतिष्ठित डोलू के लिए भी अत्यंत लाभकारी होता है, इसलिए इनका वितरण एक समस्या बन गया। टीम में किसी भी प्रकार की दरार को रोकने के लिए जू तियानरान ने स्वयं आगे बढ़कर पुरस्कारों का संतुलन स्थापित किया और योगदानों का आकलन किया। एस्ट्रल ड्रैगन एक दुर्लभ उप ड्रैगन स्पिरिट बीस्ट है जो तारों भरे आकाश की शक्ति को अवशोषित करके अपनी आध्यात्मिक शक्ति को लगातार बढ़ाता रहता है। 70,000 वर्ष की आयु में एक सुपर डोलू भी इसे पाने की इच्छा रखेगा। विचार विमर्श के बाद जू तियानरान ने इसे कप्तान मारुलोंग को सौंपने का निर्णय लिया। उन्होंने न केवल टूर्नामेंट में सबसे अधिक योगदान दिया, बल्कि लगातार 2 स्पिरिट सम्राटों जियांग पेंग और मा शियाताओ को भी हराया और उनकी रणनीतिक व्यवस्थाओं ने भी बार बार जीत दिलाई। सर्वोच्च साधना स्तर के कारण वे स्वाभाविक रूप से प्रथम चयन के पात्र थे। उसकी आत्मा को बड़े सिर वाला आत्मा बंदर कहा जाता है, जिसे उच्च कोटि की आत्मा नहीं माना जाता। यदि वह इतनी शक्तिशाली धड़ की हड्डी को अवशोषित कर लेता तो यह निस्संदेह आत्मा अभियंता के रूप में उसके करियर के लिए एक बहुत बड़ा कदम साबित होता। इसके अलावा कप्तान होने के नाते वह शुरू में इसे लेने में शर्म महसूस कर रहा था, लेकिन जब सम्राट ने उसे ये दे दिया तो स्थिति बदल गई। सम्राट से स्पिरिट बोन प्राप्त करते ही मारुलोंग का चेहरा अत्यधिक उत्साह से भर गया। वह वहीं घुटने टेककर बैठ गया और घोषणा की कि वह जीवन भर रॉयल अकेडमी की सेवा करेगा। जू तियानरन ने संतुष्टि से सिर हिलाया। दूसरे भाग 50,000 साल पुराने गेल फाल्कन के दाहिने हाथ की आत्मा की हड्डी के लिए ये गुई और जी जुएचेन के बीच चुनाव होना चाहिए था। हालांकि ये गुई को पहले ही रेडियंट अर्थ ड्रैगन के दाहिने हाथ की हड्डी मिल चुकी थी, इसलिए उन्होंने इसे जी जुएचेन को दे दिया। जी जुएचेन ने भी टूर्नामेंट में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने जेंगटियन अकादमी के कप्तान रूथलेस लीफ को हराया और श्रेक के खिलाफ 2-3 युद्ध प्रारूप में अंतिम जीत हासिल की। गेल फाल्कन एक अत्यंत तीव्र गति वाला स्पिरिट बीस्ट है और इसके द्वारा उत्पन्न दाहिनी भुजा की स्पिरिट बोन उन स्पिरिट मास्टर्स के लिए बेहद लाभदायक है जिन्हें गति की आवश्यकता होती है। जब जी जुएचेन को यह प्राप्त हुई तो उनके आमतौर पर उदासीन और बर्फीले चेहरे पर भी भाव प्रकट हुए। इससे निस्संदेह उनकी तलवार और भी तेज और क्रूर हो जाएगी। उन्होंने अपनी भावनाओं को कैप्टन मारुलोंग की तरह सीधे तौर पर व्यक्त नहीं किया, लेकिन उन्होंने चुपचाप सम्राट की ओर देखा और मन ही मन इस कृपा को महसूस किया। तीसरा टुकड़ा भी 50,000 साल पुराना था और यह डायमंड मैमथ नामक एक बहुत ही प्रसिद्ध स्पिरिट बीस्ट से आया था। 10,000 वर्ष पूर्व के 7 महान संप्रदायों में से एक संप्रदाय का प्रमुख आध्यात्मिक प्राणी डायमंड मैमथ था। डायमंड मैमथ की रक्षा क्षमता अद्वितीय है और यह स्थलीय आध्यात्मिक प्राणियों में शीर्ष 3 में शुमार है। एलिफेंट आर्मर्ड अकादमी ने एक समय इसे स्पिरिट हॉल के अग्रिम दस्ते के रूप में इस्तेमाल किया था, जिससे हेवन डो साम्राज्य की 10 लाख सैनिकों वाली सेना को बार बार पीछे हटना पड़ा था। डायमंड मैमथ स्टार लुओ के दक्षिणी घास के मैदानों का एक आध्यात्मिक जीव है और 50,000 वर्ष की आयु तक पहुंचने के कारण यह उत्कृष्ट गुणवत्ता का हो गया है। विचार विमर्श के बाद जू तियानरान ने इसे मानव रूपी आध्यात्मिक उपकरण पायलट मीजिया को उसकी रक्षा और स्थिरता बढ़ाने के लिए सौंप दिया। मानवाकार आत्मा उपकरण अभी अपनी औपचारिक यात्रा शुरू ही कर रहे थे और परीक्षण के लिए शक्तिशाली पायलटों की आवश्यकता थी। इसलिए यद्यपि मीजिया का समग्र प्रदर्शन दूसरों से थोड़ा पीछे था, फिर भी उसे जू तियानरान के रणनीतिक विचारों के कारण यह आत्मा अस्थि प्राप्त हुई। शेष 4 लोगों को भी स्पिरिट बोन पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुए, जिन्हें सम्राट ने पिछले महीने स्टार लुओ शहर से खोजबीन करके प्राप्त किया था या सनमून शाही परिवार के खजाने से लिया था। वे सभी लगभग 30,000 वर्ष से अधिक आयु के थे और सभी प्रसन्न थे। इसके अलावा ब्राइट कैपिटल लौटने के बाद जू तियानरान द्वारा उनके लिए तैयार की गई अमर जड़ी बूटियां उनके छात्रावास के कमरों में पहुंचा दी जाएंगी। अमर जड़ी बूटियों की गुणवत्ता भी अलग अलग होती है। सर्वोत्तम जड़ी बूटियां तो लगभग इस्तेमाल हो चुकी थीं, लेकिन जू तियानरान उनके लिए सबसे उपयुक्त जड़ी बूटियों का चयन करने की पूरी कोशिश करेगा ताकि आत्मा इंजीनियरों द्वारा प्रारंभिक चरणों में औषधीय सहायता के अत्यधिक उपयोग के कारण उत्पन्न अस्थिर बुनियाद और जल्दबाजी में की गई साधना की भरपाई हो सके। स्पिरिट बोन्स का वितरण पूरा होने के साथ ही इस भव्य टूर्नामेंट का समापन हो गया। सूर्य चंद्र साम्राज्य की विभिन्न अकादमियां हर्षोल्लास से भरी हुई थीं। प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी या नाम कमा चुकी अन्य अकादमियां भी कुछ अफसोसों के बावजूद अपनी यात्रा को एक सफल पूर्णता तक पहुंचते हुए महसूस करते हुए विदा हुईं। पिछले 10,000 वर्षों से नंबर 1 स्पिरिट मास्टर अकादमी ही हाल ही में लगातार दुर्भाग्य से ग्रस्त प्रतीत हो रही थी। वांग यान को एक ऐसी खबर मिली जिससे उसकी धड़कनें थम सी गईं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसका पूरा भविष्य ही बिखर गया हो। हेके तो दौड़कर आए और बताया कि हुआ युहाओ गायब हो गया है।
माशियाताओ, जिसे उपचार के लिए तत्काल स्टार लुओ साम्राज्य के पवित्र हॉल में भेजा गया था, लेकिन उप हॉल मास्टर वांग द्वारा उसे लाइलाज घोषित कर दिया गया था, वह भी गायब हो गई थी। श्वेक द्वारा पोषित ये दो प्रमुख शिष्य, जो भविष्य के सितारे थे और समुद्र देवता मंडप में प्रवेश करने के लिए नियत थे, वास्तव में बिना किसी आवाज के स्टार लुओ शहर से गायब हो गए थे। क्रोधित लालची दानव शुवांजी ने भले ही पूरे स्टार लुओ शहर को लगभग तहस नहस कर दिया हो, फिर भी उन्हें नहीं ढूंढा जा सका। ये देखकर कि वह पूरे स्टार लुओ शहर को नष्ट करने वाला है, जू जियावेई ने मन ही मन शाप दिया। उसने तुरंत पवित्र हॉल के हॉल मास्टर को उस बूढ़े व्यक्ति को रोकने के लिए भेजा, लेकिन उसे स्वयं जाकर माफी मांगनी पड़ी। अपने अनियंत्रित क्रोध में जुवानजी को अंततः स्टार लुओ कॉन्सेक्रेटेड हॉल के हॉल मास्टर द्वारा शहर से बाहर घसीट कर ले जाया गया। हालांकि उनके और काई मेयर के चेहरे के भाव बेहद भयावह थे, एक की आंखें स्तब्ध थीं और दूसरा कागज की तरह पीला पड़ गया था। जुवानजी की आंतरिक स्थिति को महज घबराहट कहना अब पर्याप्त नहीं था। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सागर देवता मंडप में लौटने पर उसे अपने कनिष्ठ मार्शल चाचा मुएन की घोर निराशा भरी निगाहों का सामना कैसे करना पड़ेगा। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, काई मेयर भी कांप रही थी, वह भी उतनी ही दोषी थी। स्टार लुओ शहर में रहने वाली एक सुपर डॉलुओ होने के नाते उसने न केवल अपने पति के निजी शिष्य को खोया था, बल्कि बर्फ की शक्ति का माहिर हो युहाओ को भी खो दिया था। वह पहले से ही कल्पना कर सकती थी कि उसका पति, जो हमेशा बाहरी तौर पर सभ्य दिखता था लेकिन अंदर से हिसाब किताब करने वाला होता था, अकादमी लौटने पर गुस्से से आग बबूला हो जाएगा। वे दोनों बेहद निराश थे। अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए जू जियावेई ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए सारा दोष सूर्य चंद्रमा सम्राट के सिर पर डाल दिया। उन्होंने कहा कि संपूर्ण स्टार लुओ शहर में दोनों पक्षों के महाशक्तिशाली योद्धाओं के अलावा केवल स्टाररी स्काई डॉलुओ ये यूलिन और इंपीरियल ड्रैगन डॉलुओ जू तियानयुआन जैसे सोल इंजीनियर ही बचे हैं। उन्होंने उन्हें गुप्त रूप से अगवा किया होगा ताकि भविष्य के दुश्मनों को उनके स्रोत पर ही खत्म किया जा सके। ये सुनकर काई मेयर की आंखों में कुछ स्पष्टता लौट आई और वह गहरी सोच में डूब गई। शर्म से क्रोधित होकर जुवानजी उनका पीछा करना चाहता था। ये वही लोग होंगे, केवल ये सूर्य चंद्रमा लोग, ये सूर्य चंद्रमा राक्षस जो हमारी प्रजाति के नहीं थे, ही उन्हें यथाशीघ्र समाप्त करना चाहेंगे। गुस्से में आकर वह स्टार लुओ शहर छोड़कर स्टार लुओ और सन मून की सीमा की ओर भागना चाहता था, लेकिन काई मेयर ने, जिसमें अभी भी थोड़ी समझदारी बची थी, उसे रोक लिया। भला वे दोनों मिलकर उन उच्च स्तरीय सोल इंजीनियर को कैसे हरा सकते थे? प्राथमिकता तो ये थी कि वे तुरंत सी गॉड्स पवेलियन लौटें और रिपोर्ट करें। शिक्षक से कार्रवाई करने का अनुरोध करने के बाद अपनी राजधानी को बचा लेने पर जू जियावेई ने आखिरकार राहत की गहरी सांस ली। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या वास्तव में सूर्य चंद्रमा सम्राट जू तियानरान ने ही उनका अपहरण किया था, उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। यदि श्वेक ने सूर्य चंद्रमा साम्राज्य पर हमला किया तो स्टार लुओ शाही परिवार को केवल तीसरे पक्ष के रूप में ही लाभ होगा। दोनों पक्षों को नुकसान उठाना ही बेहतर होगा। इस समय सूर्य चंद्रमा साम्राज्य का लौटता हुआ दल अत्यंत तेजी से यात्रा कर रहा था। 2-3 दिनों में वे सीमा के निकट पहुंच चुके थे। जू तियानरान को यह नहीं पता था कि जू जियावेई ने सारा दोष उस पर, सूर्य चंद्र सम्राट पर डाल दिया था। उसने वास्तव में हो युहाओ और मा शियाताओ जैसे श्वेक के प्रतिभाशाली लोगों को अपने साथ ले जाने के अवसर का लाभ उठाने के बारे में सोचा था, लेकिन परिस्थितियां इसकी अनुमति नहीं देती थीं। उच्च स्तर के सोल इंजीनियर युद्ध में तो बहादुर थे, लेकिन जब बात उस तरह के गुप्त कामों की आती थी जिसमें श्वेक माहिर था, तो वे थोड़े अनाड़ी साबित होते थे। वे लोगों को ले जाने के लिए तोप के गोले का इस्तेमाल करके स्टार लुओ पैलेस की दीवारों को तोड़ नहीं सकते थे। दरअसल जू तियानरान को यह पता ही नहीं था कि उसका एक दुश्मन हुआ युहाओ पहले ही लालची जानवर जुवानजी की नाक के नीचे से गायब हो चुका था। हालांकि उसे जल्द ही पता चल जाएगा कि इस श्वेक जीनियस को किसने लिया है। सीमा छोड़ने से पहले मैदान के अंतिम 1000 मील पर बॉडी सेक्ट मास्टर पॉइजन इमॉर्टल शून्य क्षेत्र में गर्व से खड़े थे और कई सन मून अकादमी के छात्रों की आंखों के सामने प्रकट हुए। पॉइजन इमॉर्टल, जो वर्तमान में बॉडी सेक्ट के सेक्ट मास्टर हैं, पूरी दुनिया में लिमिट डॉलुओं के सबसे करीब सुपर डॉलुओ हैं। महाद्वीप की सतह पर 3 शिखर सुपर डॉलू हैं जिनकी आध्यात्मिक शक्ति 98वें रैंक तक पहुंच गई है। एक बॉडी सेक्ट मास्टर पॉइजन इमॉर्टल हैं, एक सी गॉड्स डिप्टी पवेलियन मास्टर ग्लूटोनस बीस्ट जुवानजी हैं और एक स्टार लुओ कॉन्सेक्रेटेड हॉल के हॉल मास्टर चेन फैंगागांग हैं। लेकिन युद्ध शक्ति के मामले में पॉइजन इमॉर्टल, जुवानजी और चेन फैंगागांग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। यह न केवल उनकी स्वर्णिम स्तर की मूल मार्शल आत्मा के कारण है, बल्कि उनके पास मौजूद स्पिरिट रिंग और स्पिरिट बोन के पूर्ण सेट के कारण भी है। पॉइजन इमॉर्टल ने अपनी लगभग सभी क्षमताओं को उस चरम सीमा तक पहुंचा दिया है जो एक पारंपरिक स्पिरिट मास्टर हासिल कर सकता है, जिससे वह स्पिरिट मास्टर युग के शिखर के प्रतिनिधि व्यक्तियों में से एक बन गया है। जू तियानरान ऐसा क्यों सोचेगा कि मुएन की वास्तविक युद्ध शक्ति लॉन्ग शियाओयाओ की तुलना में अधिक होनी चाहिए? क्या तब भी ड्रैगन गॉड डॉलुओ का शरीर इस समय काफी दयनीय स्थिति में था?
ऐसा इसलिए था क्योंकि मू एन के लिए 7वें स्पिरिट रिंग से शुरू होने वाले प्रत्येक स्पिरिट रिंग स्थान पर 1 लाख वर्ष का स्पिरिट रिंग लगा हुआ था। साथ ही उसके शरीर पर कम से कम 3 लाख वर्ष की स्पिरिट बोन थी, जबकि लॉन्ग शियाओ के पास केवल 8वें और 9वें स्थान पर ही 1 लाख वर्ष की स्पिरिट बोन थी। एक आत्मा गुरु के लिए 1 लाख वर्ष की आत्मा की अंगूठी और 1 लाख वर्ष की आत्मा की हड्डी का लाभ अकल्पनीय है। उस समय तांग हाओ ने केवल उपाधि प्राप्त डोलुओ स्तर पर पहुंचकर ही तत्कालीन आत्मा हॉल के सर्वोच्च धर्माध्यक्ष कियान शुंजी और कई अन्य सुपर डोलुओ को गंभीर रूप से घायल और मृत्यु के कगार पर पहुंचा दिया था। इसका एक प्रमुख कारण ये था कि उनके पास 1 लाख वर्ष की आत्मा की अंगूठी थी, जबकि उन्हें घेरने वालों के पास वह नहीं थी। 7वीं आत्मा वलय से शुरू करते हुए मू एन के पास 7वीं, 8वीं और 9वीं सहित पूरे 3 लाख साल की आत्मा वलय थी। आत्मा अस्थियों के मामले में तत्कालीन सागर देवता मंडप के गुरु के शिष्य होने के नाते मू एन को निश्चित रूप से लॉन्ग शियाओ की तुलना में कहीं अधिक लाभ था, जिसका पृष्ठभूमि मू एन जितना अच्छा नहीं था। टाइटल डोलुओ क्षेत्र से पहले यह अंतर इतना स्पष्ट नहीं होगा। यदि टाइटल डोलुओ बनने से पहले दोनों के जीतने की संभावना 60/40 थी, तो टाइटल डोलुओ बनने के बाद यह अंतर संभवतः 10 से 6 तक बढ़ जाएगा, जिसमें मू एन 10वें स्थान पर होगा। क्योंकि टाइटल डोलुओ से पहले स्पिरिट बोन और स्पिरिट रिंग पूरी तरह से अवशोषित नहीं हुए हैं, इसलिए अंतर बड़ा नहीं है। लेकिन टाइटल डोलुओ तक पहुंचने के बाद जब स्पिरिट रिंग और स्पिरिट बोन का सेट तय हो जाता है, तो मू एन के पास लॉन्ग शियाओ की तुलना में निश्चित रूप से अधिक पूंजी होगी। इसलिए जू त्यानरान का मानना था कि भले ही मू एन का शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता जाए और उसकी ताकत कम होती जाए, ये 100% ताकत से 60% तक की गिरावट होगी, जबकि लॉन्ग शियाओ के पास अपनी मूल ताकत का केवल 60-70% ही बचा था। इसलिए बाद में दोनों की ताकत लगभग बराबर हो जाएगी। इसके अलावा अपनी शारीरिक असुविधा के कारण मू एन की मानसिक शक्ति उत्तरोत्तर अधिक शक्तिशाली होती गई और उसकी मानसिक शक्ति गहरी होती चली गई, ठीक उसी तरह जैसे अंधे लोगों की सुनने की क्षमता तेज हो जाती है। इससे उन्हें समुद्र देवता द्वीप पर स्थित स्वर्ण वृक्ष की ऊर्जा को बेहतर ढंग से जुटाने में मदद मिली, ताकि वे अपने मुख्य शरीर के स्थान पर लड़ने के लिए एक ऊर्जा अवतार का निर्माण कर सकें। इस प्रकार का अवतार पिछले जन्म में भी प्रकट हुआ था। जब जिंग होंगचेन ने सागर देवता मंडप का दौरा किया, तो वह इसे देखकर चकित रह गया और उसे 9वें दर्जे के कई आध्यात्मिक उपकरण वहीं छोड़ने पड़े। पॉइजन इमॉर्टल और जुवान जी पर भी यही मूल्यांकन मानदंड लागू किए जा सकते हैं। 7वें, 8वें और 9वें स्थान पर 3 लाख साल पुराने स्पिरिट रिंग, कम से कम 3 लाख साल पुरानी स्पिरिट बोन और बॉडी सैक जैसे 10,000 साल पुराने विशाल संप्रदाय के समर्थन के साथ पॉइजन इमॉर्टल की स्पिरिट क्वालिटी रेडियंट या डार्क होली ड्रैगन से भी कहीं अधिक थी। इससे पॉइजन इमॉर्टल को, हालांकि उसने लिमिट डोलुओ की अंतिम सीमा को पार नहीं किया था, उस समय ऐसी शक्ति का प्रदर्शन करने की क्षमता मिली जो जुवान जी जैसे किसी व्यक्ति से कम नहीं थी, जो बाद में लिमिट दायरे में नया प्रवेश करेगा। विषमर अचानक प्रकट होकर सूर्य चंद्रमा साम्राज्य की अकादमी टीमों को घर लौटते हुए रोकने लगा। उसके बाद कई उपाधिधारी डोलू भी राजसी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए सूर्य चंद्रमा सम्राट के रथ को तिरस्कारपूर्वक देख रहे थे। इससे जू त्यानरन को असहजता का अनुभव हुआ। जहां तक विषमर की बात है, उसने स्वीकार किया कि उस व्यक्ति की युद्ध शक्ति असाधारण थी, लेकिन ठीक इसी कारण से उसने सूर्य चंद्र साम्राज्य के विरुद्ध जो पाप किए थे वे लगभग हुआ युहाओं के पापों के बराबर थे। यहाँ तक कि इस बात पर विचार किए बिना भी कि महाद्वीपीय युद्ध शुरू होने के बाद उसने आत्म विनाश करके पूरी ब्राइट कैपिटल को अपने साथ नष्ट करने की कोशिश की, जिसके परिणामस्वरूप ऊर्जा तरंग से ब्राइट कैपिटल का लगभग आधा हिस्सा ढह गया और 10 लाख लोगों की मौत हो गई। इससे पहले भी उसने मिंगडे हॉल और सन मून इंपीरियल पैलेस पर कई बार हमला किया था, जिससे काफी नुकसान हुआ था। ब्राइट कैपिटल में महाद्वीपीय उन्नत स्पिरिट मास्टर प्रतियोगिता के फाइनल की पूर्व संध्या पर युद्ध शुरू होने से पहले ही बॉडी सैक ने एक बार फिर श्रेक के साथ मिलकर सन मून इंपीरियल पैलेस पर गुप्त हमला करने की साजिश रची, जिसका उद्देश्य ब्राइट कैपिटल में श्रेक और उसके पिता को मारना था। उन्होंने महल के ऊपर आकाश में बेरहमी से लड़ाई लड़ी और महल को लगभग ध्वस्त कर दिया। उसके बाद से हर कुछ वर्षों में पुनर्निर्मित सन मून इंपीरियल पैलेस बॉडी सैक या श्रेक के कारण फिर से नष्ट हो जाता था। कहावत है कि जब दुश्मन मिलते हैं तो उनकी आंखें नफरत से लाल हो जाती हैं। इस समय विषमर अपने लोगों की रक्षा के लिए आया था और उसने स्पिरिट डोलुओ के 2 अधीनस्थों का बदला लिया था जिन्होंने जू त्यानरान की हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन बदले में उसके द्वारा मारे गए थे। जू त्यानरान के मन में भी इस शत्रु के प्रति जरा भी सद्भावना नहीं थी। यदि बॉडी सैक्ट का घोंसला होली स्पिरिट कल्ट के घोंसले की तरह ही ढूंढना मुश्किल न होता, तो वह बहुत पहले ही उन्हें 9वें दर्जे का फिक्स्ड सोल टूल कैनन शेल उपहार में दे चुका होता। इंपीरियल ड्रैगन डोलुओ जू त्यानयुवान तुरंत पीछे हट गया और ऊंचे आकाश में चला गया, जबकि ये यूलिन ने उसकी जगह लेने के लिए स्टाररी स्काई प्रोटेक्शन को सक्रिय किया, जिससे सम्राट और सन मून साम्राज्य के कुलीन छात्रों को सुरक्षा मिली, क्योंकि वे तेजी से शेष 500 किलोमीटर की दूरी तय करके सन मून साम्राज्य की सीमा में प्रवेश कर गए, जहां उन्हें सोल इंजीनियर कोर द्वारा एस्कॉर्ट किया जाएगा।
जू त्यानरान ने एक संचारक का उपयोग करके 10वें रैंक के आत्मा अभियंता कोंग डैमिंग को बुलाया, जो वहां से कुछ ही दूरी पर था, ताकि वह सीमा में प्रवेश कर सके, और फीनिक्स, शैडो डोलू और अन्य लोगों की आड़ में वह भी तेजी से पीछे हट गया। विशमर और जू त्यानयुवान के बीच युद्ध छिड़ने ही वाला था, और उसके पीछे मौजूद कई उपाधिधारी डोलू भी सूर्य चंद्र साम्राज्य के छात्रों का पीछा करने लगे। जू त्यानरान के आसपास मौजूद 9वें दर्जे के कई अनुभवी सोल इंजीनियर गार्ड बाहर निकल आए। संकट बहुत गहरा नहीं था, और व्यवस्थित तरीके से पीछे हटते हुए उन्होंने आकाश में चल रहे भीषण युद्ध की ओर देखा। पॉइजन इमॉर्टल को जू त्यानयुवान ने 10,000 मीटर की ऊंचाई पर लुभाया। रैंक 98 की युद्ध शक्ति वाले इन दोनों सुपर डोलुओं ने आकाश को चीर डाला। बाईं ओर बैंगनी काली लपटें आकाश को जला रही थीं और समुद्र को उबाल रही थीं, क्योंकि जू त्यानयुवान की संपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति एक प्रचंड ड्रैगन शक्ति में परिवर्तित हो गई थी। उसका शरीर चांदी बैंगनी रंग के चमकते मानवरूपी आत्मा उपकरण कवच से ढका हुआ था, और उसके पीछे मार्शल सोल का प्रेत दहाड़ रहा था, जिसकी खाल और पंजों के बीच विनाशकारी लपटें लिपटी हुई थीं। दाईं ओर पॉइजन इमॉर्टल के गहरे हरे विषैले बादल सजीव प्राणियों की तरह मंथन कर रहे थे, और उसका रैंक 98 पीक ओरिजिन ट्रू बॉडी अंतरिक्ष में कंपन की कई परतें उत्पन्न कर रहा था। जब उसका ओरिजिन ट्रू बॉडी प्रकट हुआ तो वह सैकड़ों फीट विशाल था। उसके पैर एक पहाड़ी पर टिके हुए थे और उसकी भुजाएं मानो बादलों को सहारा दे रही थीं। दुष्ट बूढ़े विषैले राक्षस, तू एक राष्ट्र के सम्राट पर घात लगाने की हिम्मत करता है? क्या तुझे अपने स्वर्गदोह साम्राज्य के विनाश का डर नहीं है? जू त्यानयुवान के सुव्यवस्थित 9वें दर्जे के आत्मा उपकरण कवच से एक गड़गड़ाहट की आवाज़ निकली, क्योंकि उसने दृढ़ता से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाया। उसके पीछे मौजूद मार्शल सोल प्रेत और भी ठोस होता गया, और हवा में मुक्का मारते हुए उसे सहारा दिया, जिससे बैंगनी काले प्रकाश का एक स्तंभ आकाश को चीरता हुआ उस गहरे हरे विशालकाय की ओर बढ़ा। पॉइजन इमॉर्टल ने भयानक मुस्कान बिखेरी। उसकी आवाज़ गरजती हुई गड़गड़ाहट जैसी थी, और उसके विशाल मार्शल सोल ट्रू बॉडी ने भी एक जोरदार मुक्का मारा। इस एक मुक्के से ही 100 मील के दायरे में आंधी आ गई, और शून्य लोक में लगातार चटकने की आवाज़ के साथ दरारें दिखाई देने लगीं। जूनियर, वह बूढ़ा जुबान जी तुम्हें हरा नहीं सका, लेकिन आज देखो इस बूढ़े ने तुम्हें, जो कि मात्र 95वें रैंक का है, एक ही मुक्के से मार डाला। उसकी मुट्ठी जू त्यानयुवान की ड्रैगन प्रेस्टीज मुट्ठी की रोशनी से टकराए, और एक दहाड़ आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। विशमर ने मार्शल सोल के ड्रैगन ज्वाला स्तंभ का सामना करते हुए एक कदम पीछे हट गया। अग्नि प्रकाश के हमले से उसका शरीर परत दर परत काला पड़ गया, लेकिन उसके चेहरे पर भय का कोई निशान नहीं था। लोहे का कवच चाहे कितना भी कठोर क्यों न हो, वह मेरे मुक्के को नहीं रोक सकता। जू त्यानयुवान ने 3 कदम पीछे हटे। उनके दस्तानों पर कई काली रेखाएं फट गईं, जो पॉइजन इमॉर्टल के ओरिजिन के विषाक्त पदार्थों से दूषित थीं। उसका दिल एक पल के लिए कांप उठा, और उसने पॉइजन इमॉर्टल को पहले जवाब देने के लिए एक और मुक्का मारा। आकार में भारी अंतर के बावजूद अगले ही पल उसकी मुट्ठी इतनी ताकत से निकली कि ध्वनि अवरोध परत दर परत टूट गया। चूंकि मार्शल सोल उप ड्रैगन का पूर्वज है और ड्रैगन वंश स्वयं अपनी महान शक्ति के लिए जाना जाता है, साथ ही जू त्यानयुवान द्वारा जागृत विनाश तत्व ड्रैगन ज्वाला है, इसलिए विशमर अपने शक्तिशाली विषयों के बावजूद इस संबंध में उसका कुछ नहीं कर सकता था। दृढ़ता से एक और मुक्का मारा गया, और झटके से दूर स्थित कई पर्वतीय चोटियां चकनाचूर हो गईं। पॉइजन इमॉर्टल कई पहाड़ियों को कुचलते हुए पीछे की ओर लड़खड़ाया, और उसके चेहरे पर हैरानी के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिए। जू त्यानयुवान का कवच आगे बढ़ा। उसके शरीर के पीछे से बैंगनी काली अग्नि की रोशनी एकत्रित हो रही थी, जैसे ही वह विशमर के सिर पर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। विशमर के चेहरे पर अपमान और क्रोध के भाव उभर आए, और उसने अपना पैर जोर से पटका। उसकी मार्शल सोल ट्रू बॉडी पूरी तरह से सक्रिय हो गई। उसकी मांसपेशियों और नसों में खून गर्जना करती नदियों की तरह बह रहा था। उसकी मांसपेशियां फूल गईं, जो बेहद भयानक और शक्तिशाली लग रही थीं, और उसके शरीर से गहरे हरे रंग की रोशनी निकल रही थी। उसकी भुजाएं पर्वत स्तंभों जितनी मोटी हो गईं और विशैली धुंध ठोस रूप ले ली। जैसे ही उसने जू त्यानयुवान की ओर मुक्का मारा, अंतरिक्ष को इंच इंच करके चीर दिया। जू त्यानयुवान ने अपना आक्रमण रोक दिया, और उसके चांदी बैंगनी कवच के कंधे से 1 मीटर लंबी तोप की नली बाहर निकल आई। नली का रंग मानव कवच के रंग जैसा ही था, और तोप के शरीर पर बने मूल स्वरूप तेजी से चमक उठे। जैसे ही तेज रोशनी एकत्रित हुई, उसका पूरा शरीर एक बैंगनी काले ब्लैक होल की तरह मुड़ गया, और तोप की नली से शक्ति विशमर की ओर प्रवाहित होने लगी। ये टक्कर पिछली टक्करों से भी कहीं अधिक तीव्र थी। शक्ति की लहर ने कई हजार मीटर के दायरे में चट्टानों और पेड़ों को उलट पलट कर चकनाचूर कर दिया। जू त्यानयुवान दर्द से कराह उठा। उसकी दाहिनी भुजा से चटकने की आवाज आई, और धातु के कवच के टुकड़े बिखर गए। विशाल मुट्ठी के प्रहार से वह दर्जनों मील दूर जा गिरा और एक पर्वत शिखर से जा टकराया। पॉइजन इमॉर्टल हंसा और आगे बढ़ा। उसका शरीर जमीन पर जोर से पटका और धरती कांप उठी। तभी उसके पीछे 9वां आत्मा वलय अचानक तेजी से चमक उठा। येलो स्प्रिंग्स जेड स्टार फॉल, जेड सी पॉइजन डेमन बरियल। उनका सबसे शक्तिशाली एकल लक्ष्य हमला।
जू तियानयुआन की पिछली ड्रैगन प्रेस्टीज लाइट पिलर और मुट्ठी की शक्ति ने पॉइजन इमॉर्टल को यह मानने पर मजबूर कर दिया कि इस जूनियर सोल इंजीनियर में वाकई जुबानजी से मुकाबला करने की योग्यता है। उसे जल्द से जल्द खत्म करने के लिए उसने अपनी 9वीं स्पिरिट एबिलिटी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। ऊपर गहरे हरे विषैले बादल तेजी से एकत्रित होकर कम से कम 1000 मीटर व्यास के एक विशाल उल्कापिंड में तब्दील हो रहे थे, तभी उसने अपनी हथेलियां आकाश की ओर उठाईं। उसके मार्गदर्शन में अंतरिक्ष की परतों को चीरते हुए वह सीधे जू तियानयुआन के सिर की ओर बढ़ रहा था। जू तियानयुआन ने अपना शरीर पहाड़ से बाहर निकाला और अपनी आंखों में उमड़ रहे सदमे को दबाते हुए एक गहरी सांस ली। उसकी पुतलियों से एक चमकीली बैंगनी रोशनी फूट पड़ी और मार्शल सोल प्रेत आग और ड्रैगन ज्वाला की लहरों की परतों से होकर गुजरा। उसकी 9वीं आध्यात्मिक क्षमता द्वारा निर्देशित और प्रवर्धित होकर बैंगनी काले विनाशकारी तत्वों का एक बढ़ता हुआ सागर बना, जो एक महासागर की तरह विषमर की ओर उमड़ पड़ा। पॉइजन इमॉर्टल की सबसे शक्तिशाली 9वीं स्पिरिट एबिलिटी जू तियानयुआन की 9वीं स्पिरिट एबिलिटी से टकरा गई, जिसे सोल टूल आर्मर द्वारा बढ़ाया गया था। परिणामस्वरूप जो दृश्य सामने आया वह ऐसा था मानो कोई उल्कापिंड समुद्र में गिर रहा हो। ऊर्जा का ये तूफान 100 मील तक फैला और ऐसा लगा मानो लहर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दे। जू तियानयुआन की आध्यात्मिक शक्ति अंततः कम थी और उसमें सहनशक्ति की कमी थी। हालांकि आध्यात्मिक उपकरण के माध्यम से उसका प्रवर्धित विस्फोट विषमर के स्तर तक पहुंच सकता था, लेकिन उसकी सहनशीलता अंततः एक वास्तविक अर्धसीमा के स्तर जितनी अच्छी नहीं थी। उसके ड्रैगन ज्वाला सागर को पॉइजन इमॉर्टल के गहरे हरे विषैले तारे ने भेद दिया। इस बार से मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते से हटा दूंगा। इस पर गर्व करने के लिए काफ़ी है, पॉइजन इमॉर्टल ने घमंड से कहा। जू तियानयुआन ने अपने शरीर को सहारा देने के लिए संघर्ष किया और उसके आत्मा उपकरण कवच पर जगह जगह दरारें दिखाई देने लगीं। वह कुछ कीमत चुकाकर जा सकता है, लेकिन वह अभी पीछे नहीं हट सकता था। साम्राज्य के लगभग 1000 कुलीन छात्र और सम्राट जी पीछे हट रहे थे। अगर वह पीछे हटता तो विषमर आगे बढ़ जाता। उसने अपने 9वें दर्जे के स्थिर आत्मा उपकरण तोप के गोले को बाहर निकाला और विषमर के साथ अंतिम आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार हो गया। इस बात की प्रबल संभावना थी कि वह मारा जाएगा, जबकि विषमर गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। साम्राज्य में अभी भी अन्य शक्तिशाली शक्तियां मौजूद थीं। यदि वह स्वर्ग 2 साम्राज्य की सर्वोपरि शक्ति और मूल 3 साम्राज्यों की द्वितीय सर्वोपरि शक्ति के लिए अपने जीवन का बलिदान दे देता तो यह उचित ही होता। वह इसे पूर्व सम्राट द्वारा अपनी प्रशंसा का प्रतिफल और अपने कुल के छोटे भाई सम्राट द्वारा अपनी पदोन्नति का प्रतिफल मानना समझेंगे। जू तियानयुआन ने दृढ़ता से आगे कदम बढ़ाया, खुद को तोप के मंच के सहारे के रूप में इस्तेमाल करते हुए और अपनी अंतिम आध्यात्मिक शक्ति को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हुए 9वें रैंक के स्थिर आत्मा उपकरण तोप के गोले को प्रज्वलित किया। आकाश में एक विशाल ऊर्जा का तूफान छा गया और पॉइजन इमॉर्टल का दिल एक धड़कन चूक गया। लेकिन अगले ही पल अंतरिक्ष अचानक जम गया। एक चांदी सफेद रोशनी चमकी और एक आकृति शून्य क्षेत्र से बाहर निकली और टहलते हुए जू तियानयुआन के सामने आकर खड़ी हो गई। तियानयुआन का मनोबल बढ़ गया। मास्टर कोंग आ गया है। इस बॉडी सेक्ट मास्टर का सामना करने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि जुवानजी और प्रतिद्वंद्वी के बीच कितना बड़ा अंतर था और रैंक 98 की युद्ध शक्ति और रैंक 98 के दायरे के शिखर के बीच कितना बड़ा अंतर था। आज साम्राज्य में मौजूद कई विशेषज्ञों में से शायद केवल मास्टर कोंग ही उसे दबा सकते थे। डीन ये और जिंग होंगचेन इसके लिए योग्य नहीं थे। कमांडर फीनिक्स की तो बात ही छोड़िए, जो उनसे थोड़ा कमजोर था, या अन्य कमांडरों की तो बात ही छोड़िए। डीन ये शायद पीछे न रहते हुए भी अपनी रक्षा कर सकता था, लेकिन देश लौटते समय छात्रों की सुरक्षा के लिए उसे एक सुरक्षा कवच सक्रिय करना आवश्यक था। इसलिए जू तियानयुआन को आगे आना पड़ा। वह अपने वायलेट रेडियंट हेवन डिस्ट्रॉइंग ड्रैगन मार्शल सोल और 9वें रैंक के हाथापाई कवच के बल पर कुछ हद तक आश्वस्त था, ये सोचकर कि वह पॉइजन इमॉर्टल को कम से कम 1 घंटे तक रोक सकता है। लेकिन चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई। मास्टर कोंग आ चुके थे, इसलिए उनकी जान बच गई। कोंग डेमिंग को सम्राट का संदेश 1000 मील से भी अधिक दूरी से मिला और वह तुरंत वहां पहुंच गया। स्टार लुओ साम्राज्य इतना गैरजिम्मेदार था कि वे उसे अपनी सीमाओं के भीतर लड़ने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते थे। विषमर की 9वीं आध्यात्मिक क्षमता ने आकाश को हिला दिया जब वह नीचे गिरी। विशाल गहरे हरे रंग का उल्कापिंड मूल रूप से उस पर्वत शिखर को चूर चूर करने के लिए था जहां जू तियानयुआन स्थित था। उसी क्षण एक सफेद आकृति प्रकट हुई। उसने अपना दाहिना हाथ हिलाया और एक टिड्डे के पंख जितनी पतली प्रकाश की ढाल अचानक उसके सामने खुल गई, जो पल भर में लंबाई और चौड़ाई में 1000 मीटर तक फैल गई। पॉइजन इमॉर्टल की 9वीं स्पिरिट एबिलिटी ने उस पर जोरदार प्रहार किया। ऊर्जा के कारण कई ध्वनि विस्फोट हुए, फिर भी यह बर्फ के धधकते सूरज से टकराने या ज्वार के किसी शक्तिशाली दर्रे से टकराने जैसा था, जो 1 इंच भी आगे बढ़ने में असमर्थ था। पॉइजन इमॉर्टल की पुतलियां सिकुड़ गईं। ये किस श्रेणी का स्पिरिट टूल था? उसने निर्णायक कदम उठाया। उसका विशालकाय सैकड़ों मीटर ऊंचा शरीर आगे बढ़ा। उसने 1000 मीटर की ऊंचाई तक छलांग लगाई। उसकी भुजाएं पर्वत स्तंभों जितनी मोटी थीं।
उसने अपनी मुट्ठियां आपस में टकराईं और उसके टकराने के स्थान पर आकाशीय हवा और तरंगें जोर से गरज उठीं। देखो, मैं तुम्हारे सोल इंजीनियर्स के घमंड को चूर चूर कर देता हूँ। पॉइजन इमॉर्टल हमेशा की तरह अड़ियल बना रहा और भयानक रूप से हंसने लगा। उसके पीछे गहरे हरे रंग का विशैला कोहरा उमड़ पड़ा, जिसने आधे आकाश को ढक लिया, और उसने अपने मार्शल सोल ट्रू बॉडी को पूरी तरह से उजागर कर दिया। कोंग डेमिंग ने उसके अहंकार पर कोई ध्यान नहीं दिया। चांदी के चंद्रमा के दिव्य प्रकाश से बनी ढाल से चांदी जैसी सफ़ेद चमक निकल रही थी। अपने दाहिने हाथ के एक इशारे से उसने हमले का सीधा सामना किया, मानो कोई शक्तिशाली पास आगे बढ़ रहा हो। दो आत्माओं के स्वामी होने के नाते 96वें रैंक में प्रवेश करने के बाद कोंग डेमिंग की वास्तविक आध्यात्मिक शक्ति का भंडार सूर्य चंद्रमा साम्राज्य के अन्य 9वें रैंक के आत्मा इंजीनियरों की तुलना में कहीं अधिक था। यहाँ तक कि विषअमर के विरुद्ध धीरज की लड़ाई में भी उसे कोई भय नहीं था। सिल्वर मून डिवाइन लाइट शील्ड को 10वें स्तर तक अपग्रेड किए जाने के बाद ये पहली लड़ाई थी। बॉडी सेक्ट मास्टर को इतना गर्व था कि वह उसे एक शीर्ष स्तरीय सोल इंजीनियर की असली ताकत दिखाना चाहता था। चांदी के चंद्रमा के दिव्य प्रकाश की ढाल एक दुर्गम दर्रे की तरह आगे बढ़ी और सबसे पहले विषअमर के मुक्कों से टकराए। विशाल मुंह के ढाल पर जोर से टकराए, जिससे लहरों के घेरे बन गए, लेकिन वे उसे तोड़ नहीं सके। इसके बजाय ढाल के आगे बढ़ने की जोरदार शक्ति से वह पीछे की ओर उड़ गया। कोंग डेमिंग की निगाहें शांत थीं। चूंकि विष संप्रदाय के गुरु ने अपना कदम उठा लिया है, अब इस बूढ़े व्यक्ति की बारी है। बोलते ही उसने अपना दाहिना हाथ थोड़ा सा हिलाया और उसके सामने लाल और चांदी के रंग का एक आध्यात्मिक भाला प्रकट हुआ। भाले का एक सिरा नुकीला था और उसके सामने बने पैटर्न अचानक सुनहरे और चांदी के चमकदार प्रकाश से जगमगा उठे, मानो सूर्य और चंद्रमा एक साथ चमक रहे हों। वे मिलकर प्रकाश का एक स्तंभ बन गए जो गर्जना के साथ बाहर की ओर निकल पड़ा। दो रंगों की चमक अंतरिक्ष को भेदती हुई घोर अंधकार की परतों को चकनाचूर कर गई। पल भर में ये पॉइजन इमॉर्टल की छाती तक पहुंच गई और उसकी सिकुड़ती आंखों के सामने उसके धड़ को भेद गई। आ आ आ बॉडी सेक्ट मास्टर दर्द से चीखने से खुद को रोक नहीं पाए। उनकी आवाज़ बादलों और आकाश को भेदती हुई निकल पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो वह ऊर्जा के दो स्तंभों से घिरा हुआ हो, एक सूर्य की तरह झुलसा देने वाला और दूसरा चंद्रमा की तरह जमा देने वाला। वह कई हजार मीटर दूर जा गिरा, रास्ते में पहाड़ियों को तोड़ता हुआ। उसकी छाती झुलसी और जमी हुई त्वचा का काला काला ढेर बन चुकी थी, जिसमें इतने गहरे घाव थे कि हड्डियां दिखाई दे रही थीं। उसकी गहरे हरे रंग की भुजाएं, जिन्होंने सूर्य चंद्रमा के प्रकाश स्तंभ के अंतिम अवशेषों को रोक रखा था, गर्म और ठंडे तापमान के बार बार होने के झटके से कांप रही थीं। प्रकाश का स्तंभ तेजी से गुजरा और पर्वत शिखरों को दो हिस्सों में काट डाला। धरती में 10 झांक चौड़ी गहरी खाइयां बन गईं। तारा लुओ साम्राज्य का एक क्षेत्र तबाह हो गया, मिट्टी उलट गई और उपजाऊ भूमि झुलसी हुई धरती में बदल गई। पॉइजन इमॉर्टल गहरे सदमे में डूब गया। सामने दिख रही आकृति को देखकर उसकी आंखों में घोर अविश्वास झलक रहा था। एक सोल इंजीनियर के पास इतनी भयानक युद्ध शक्ति कैसे हो सकती है? ये प्रहार निश्चित रूप से एक सदी पुराने अनुभवी लिमिट डॉलू के स्तर का था। इसने निडर विषअमर के हृदय को मानो किसी अथाह गहराई में डुबो दिया, मानो वह किसी अनुभवी लिमिट डॉलू का सामना कर रहा हो। वह आगे बढ़ने के बजाय सावधानीपूर्वक पीछे हट गया। उसने एक पहाड़ी चोटी देखी और उसके पीछे छिप गया। कोंग डेमिंग ने वह नज़ारा देखकर सिर्फ उपहास किया। जब उसने 2 रैंक पार करके 10वें रैंक का सोल इंजीनियर बना, तो कुल 2 10वें रैंक के स्पिरिट टूल का जन्म हुआ। यह उसका जन्मजात स्पिरिट टूल नहीं था, लेकिन यह एक वास्तविक 10वें रैंक का टूल था, और वह भी आक्रामक प्रकार का। चांदी के चंद्रमा की दिव्य प्रकाश ढाल ने उसे अद्वितीय रक्षात्मक शक्ति और स्थानिक नियंत्रण प्रदान किया। सूर्य चंद्रमा देव भाले ने अपनी आंतरिक रजत चंद्रमा मार्शल आत्मा और सूर्य मार्शल आत्मा की आध्यात्मिक शक्ति को ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल किया। धधकते सूर्य और रजत चंद्रमा की शक्तियां आपस में मिलकर सूर्य और चंद्रमा के विनाशकारी प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं। कोंग डेमिंग हवा में खड़ा रहा, उसकी निगाहें ठंडी थीं। विषअमर की छाती की हड्डी टूट गई थी। अगर उसकी शारीरिक सुरक्षा इतनी शक्तिशाली न होती, तो प्रकाश का वह स्तंभ उसकी छाती को भेद देता। लाल और चांदी के भाले को फिर से चमकते देख विषअमर की आंखें फड़क उठीं। सहज प्रवृत्ति से प्रेरित होकर वह बिना किसी झिझक के मुड़ गया। उसके मजबूत मोटे पैरों ने जोर लगाया और वह तेजी से भागा। सैकड़ों मीटर की अपनी वर्तमान ऊंचाई पर उसकी हर छलांग दर्जनों किलोमीटर की दूरी तय करती थी, जिससे 100 मील के दायरे में जमीन कांप उठती थी। कोंग डेमिंग ने शांत भाव से कहा, जल्दी जाओ, महाराज की रक्षा करो। उसके शरीर पर एक चांदी जैसी रोशनी चमकी और एक साफ चांदी जैसी अंतरिक्षीय दरार खुल गई। वह उसका पीछा करने के लिए उसमें विलीन हो गया। जू तियानयुआन ने इस भव्य युद्ध को देखा और वह स्तब्ध और भावुक हो गया। मास्टर कोंग आज भी मास्टर कोंग ही हैं। आत्मा उपकरणों के बारे में उनकी समझ अन्य सभी सोल इंजीनियरों से कहीं अधिक है। आत्मा उपकरण का उपयोग करके शून्य मार्ग को खोलना उनके लिए एक अकल्पनीय बात है।
जू तियानयुआन ने देर करने की हिम्मत नहीं की और सम्राट की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि इस बार स्टार लुओ लोगों ने शायद हस्तक्षेप नहीं किया था, फिर भी वह अपना क्रोध निकालने के लिए किसी को ढूंढ रहा था। जू तियानयुआन की आंखों में एक निर्मम भाव झलक रहा था। वह विषअमर को तो नहीं हरा सका, लेकिन क्या वह स्टार लुओ उपाधि प्राप्त डोलुओ को नहीं हरा सकता था? बस मेरे लौटने तक इंतजार करो, तुम्हें पता चल जाएगा। सीमा से चौंकाने वाली युद्ध रिपोर्ट जल्द ही स्टार लुओ सम्राट जू जियावेई के डेस्क पर पहुंच गई। सम्राट की आंखें फड़क उठीं, उन्हें लगा कि यह बेहद परेशानी वाली बात है। पॉइजन इमॉर्टल को अंदर आने देने वाला वह नहीं था, ये जानते हुए कि सन मून के पास भी समकक्ष विशेषज्ञ थे और वे स्टार लुओ की सीमाओं के भीतर थे। क्या वह अपने ही देश को नष्ट करने की कोशिश कर रहा था? बॉडी सेक्ट के ये बदमाश हमेशा से ही कानून तोड़ने वाले रहे हैं, आदेशों और इजाज़त को अनसुना करते रहे हैं। स्वर्गदोह राजपरिवार भी उन पर हुक्म नहीं चला सकता था, तो फिर स्टार लुओ सम्राट पर तो कोई बात ही नहीं। जबकि वह सूर्य चंद्रमा लोगों को स्थिति समझाने के लिए एक राजनयिक पत्र का मसौदा तैयार करने के बारे में बहुत परेशान था। जू जियू जल्दी से वहां पहुंची, उसका उज्ज्वल और सुंदर चेहरा उदासी से घिरा हुआ था। शाही भाई, सन मून रेड सोल इंजीनियर कोर ने व्हाइट टाइगर ड्यूक की पश्चिमी सेना की चौकियों पर भीषण हमला कर दिया है। जू जियावेई का दिल कांप उठा। उसने जल्दी से खुफिया रिपोर्ट उठाई और उसे पढ़ने के बाद उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सूर्य चंद्रमा साम्राज्य के शीर्ष 5 में शुमार यह आत्मा अभियंता दल मिंगदोउ पर्वत श्रृंखला को पार कर चुका था। सम्राट के रथ पर हुए हमले का बदला लेने के बहाने वे क्षेत्र पर कब्जा कर रहे थे, सैकड़ों आत्मा गुरुओं का नरसंहार कर रहे थे और कई सैन्य शिविरों को जलाकर राख कर रहे थे। जू जियावेई ने खुद को शांत रहने के लिए मजबूर किया। व्हाइट टाइगर ड्यूक पहले ही लौट चुका था और उसे स्थिति को संभालने में सक्षम होना चाहिए। उसने जल्दी से कहा, जल्दी जाओ और हॉल मास्टर को इस बारे में चर्चा करने के लिए आमंत्रित करो। जू जियू ने सिर हिलाया। मैंने आने से पहले ही उन्हें आमंत्रित कर लिया था, लेकिन सूर्य चंद्र साम्राज्य निश्चित रूप से इसका दोष हमारे स्टार लुओ पर डालेगा। शाही भाई, इस संघर्ष को सुलझाया जाना चाहिए, न कि बढ़ाया जाना चाहिए। हॉल मास्टर की क्षमताएं असाधारण हैं, लेकिन उनकी असली ताकत युद्ध कौशल में निहित है। इस समय सम्राट शू तियानरान के क्रोध को शांत करने का निर्णय लेना अभी भी आपके ऊपर है, हे शाही भाई। जू जियावेई चुप रहा। वह ये बात अच्छी तरह जानता था और बेहद निराश महसूस कर रहा था। धिक्कार है, ये सब श्वेक की गलती है। उन्हें डर था कि स्पिरिट बोन्स से इस समस्या का समाधान करना अब कारगर नहीं होगा। सेना पहले ही लामबंद हो चुकी थी, उन्हें सूर्य चंद्रमा साम्राज्य के आक्रामक रुख को स्थिर करने के लिए अन्य उपाय करने ही थे। अचानक उनके मन में एक शानदार विचार कौंध गया। क्या यह एक राजनीतिक गठबंधन है? शांति सुनिश्चित करने के लिए वैवाहिक गठबंधनों का उपयोग करने की प्रथा अक्सर शक्तिशाली राष्ट्रों को प्रसन्न करने की कोशिश करने वाली कमजोर राष्ट्रों की रणनीतियों में दिखाई देती थी। उस समय जब हेवन डो का विघटन हुआ तो हेवन सोल और डोलिंग साम्राज्यों की राष्ट्रीय शक्ति बहुत कम हो गई और उन्होंने स्थिति से निपटने और अपनी नींव को संरक्षित करने के लिए स्टार लुओ में राजकुमारियों को वैवाहिक गठबंधनों के लिए भेजने की होड़ लगाई। इससे राष्ट्रीय आत्मविश्वास को गहरा आघात पहुंचा। विवाह गठबंधन का प्रस्ताव रखना तुष्टीकरण और कमजोरी का प्रतीक था। ऐसा कृत्य इतिहास में कलंक के स्तंभ के रूप में अंकित हो जाता। लेकिन अब स्टार लुओ इस विधि का उपयोग केवल सूर्य चंद्रमा साम्राज्य को अस्थायी रूप से स्थिर करने के लिए कर सकता था, जिससे उन्हें अपनी सेना और आध्यात्मिक उपकरणों को विकसित करने के लिए समय मिल सके। यह मजबूरी में उठाया गया एक अपमानजनक कदम था, लेकिन इसका प्रभाव सही नहीं था। स्टार लुओ युद्ध के लिए तैयार नहीं था और सन मून भी निश्चित रूप से तैयार नहीं था। पिछले महीने के दौरान जू जियावेई ने अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य चंद्र सम्राट जू तियानरान से पूछताछ की और पता चला कि उन्होंने न केवल किसी महारानी को नियुक्त नहीं किया था, बल्कि हरम में बहुत सी रखेलें भी नहीं थीं। केवल महिला अधिकारी और महल की दासियां ही उनकी सेवा करती थीं। यदि कोई स्टार लुओ राजकुमारी पहल करके स्टार लुओ रक्त वाले उत्तराधिकारी को जन्म देने वाली पहली महिला बन सकती है, तो वह सबसे बड़ा बेटा होगा। यदि सूर्य चंद्र सम्राट जू तियानरान भविष्य में किसी दुर्भाग्य का शिकार हो जाते हैं या उनका कोई अन्य उत्तराधिकारी नहीं होता, तो तारा लुओ की राजकुमारी से जन्मा बच्चा ही उनका एकमात्र उत्तराधिकारी बनने की प्रबल संभावना रखता है। मात्र राष्ट्र तारा लुओ के समर्थन से उनके सिंहासनारोहण में सहायता मिलना संभव होगा, जिससे एक स्थायी और लाभकारी राष्ट्रीय नीति लागू होगी। जू जियावेई एक पल के लिए चुप हो गई। जू शाही परिवार के सदस्य बहुत कम थे, किसे भेजना सबसे अच्छा रहेगा। सम्राट के रूप में जू जियावेई के वर्तमान में केवल 2 बेटे और एक बेटी थी, जो सभी अभी भी लगभग 12 या 13 वर्ष के थे। विदेश में शादी करने के लिए बहुत छोटे थे। एक सुंदर आकृति उसकी आंखों के सामने कौंध गई और उसकी निगाहें जू जियू पर पड़ीं। जू जियावेई ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। स्टार लुओ राजकुमारी होने के नाते जू जियू की सुंदरता स्वाभाविक रूप से असाधारण थी। उनका चेहरा तेजस्वी और नेक था, त्वचा दमकती थी, शरीर सुडौल था और कमर पतली थी।
जहां सुडौल होना चाहिए था वहां सुडौलपन था, और जहां सुडौल होना चाहिए था वहां पतलापन था। मौन में जू जियावेई की नज़र जू जियोजियो की मासूम आंखों से मिली। अचानक उसके दिल में दर्द होने लगा। नहीं, ये बहन बहुत ही काबिल, बहुत ही महत्वपूर्ण और उसकी प्रतिभा बहुत ही अद्भुत थी। वह उसे जाने देने का जोखिम नहीं उठा सकता था। जू जियोजियो ने कई भूमिकाएं निभाईं और असाधारण प्रतिभा की धनी थीं। एक नीलामीकर्ता के रूप में वह न केवल शाही परिवार के लिए प्रति वर्ष करोड़ों सोने के सिक्के लाती थीं, बल्कि विभिन्न देशों में जासूसों और गुप्त एजेंटों की जिम्मेदारी संभालने वाली खुफिया प्रणाली की प्रमुख भी थीं। अगर वह उन्हें भेजता तो क्या ये सूर्य चंद्र साम्राज्य को फायदा उठाने के लिए एक कमजोरी सौंपने जैसा नहीं होता? नहीं, बिल्कुल नहीं। जू जियावेई ने विचार करना जारी रखा। शाही परिवार में इतने कम सदस्य होने के कारण क्या वह वास्तव में किसी ऐसी महल की दासी को ढूंढ सकता था जिसे वह राजकुमारी की उपाधि दे सके? इससे पहले भी कई देशों ने ऐसा किया था, लेकिन अगर इसका पता चल जाता तो इससे और भी ज्यादा संघर्ष और आक्रोश पैदा होता। इसके अलावा अगर वह सचमुच राजकुमारी नहीं होती तो शाही परिवार से उसके संबंध इतने मजबूत नहीं होते। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वह सचमुच किसी दूसरे देश में शरण नहीं ले लेगी। अचानक एक और सुंदर और आकर्षक आकृति जू जियावेई के मन में कौंध गई। ऐसा लगता था कि उसकी एक और बहन थी, शाही परिवार में एक और राजकुमारी थी। जू युन। जू जियावेई की आंखें चमक उठीं। वह उसकी सौतेली बहन थी, लेकिन फिर भी उसे वैध संतान माना जाता था क्योंकि उसके पिता एक ही थे। वह जू जियोजियो से 2-3 साल छोटी थी। वह आमतौर पर शांत स्वभाव की थी और ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करती थी, लेकिन वह जू वंश की सच्ची राजकुमारी थी। जू जियावेई ने अपनी बहन की शक्ल याद करने की बहुत कोशिश की। उसकी चमकीली आंखें, सीधी नाक और पतले लाल होंठ धीरे धीरे उसके दिमाग में उभर आए। क्योंकि उसने मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था और सेना में भर्ती हुई थी, इसलिए उसकी त्वचा और स्वभाव जू जियोजियो से बिल्कुल अलग थे। उसकी त्वचा स्वस्थ गेहूं के रंग की थी, उसका कद लंबा और सुडौल था, और उसकी मुद्रा वीरभावपूर्ण थी। ऐसे शारीरिक गठन के साथ वह शादी के तुरंत बाद बच्चे को जन्म देने में सक्षम होगी। उसकी उम्र भी बिल्कुल उपयुक्त थी, एक युवती की जवानी का चरम, सूर्य चंद्रमा सम्राट से बहुत छोटी नहीं। शाही परिवार में महिलाओं की संख्या बहुत कम थी। वह अपनी बड़ी बहन श्वेतबाग की डचेस को वापस नहीं बुला सकता था क्योंकि वह पहले से ही विवाहित थी। जू जियावेई का मनोबल बढ़ा और उसने तुरंत अपने विचार जू जियोजियो के साथ साझा किए। स्टार लुओ की सबसे बड़ी राजकुमारी। जू जियोजियो के चेहरे के भाव बदल गए। वह चुप हो गई और अविश्वास भरी निगाहों से अपने बड़े भाई को देखने लगी। सबसे बड़े भाई और सम्राट होने के नाते जू जियावेई सरकारी कामकाज में व्यस्त रहते थे और जू युन से उनका कोई करीबी रिश्ता नहीं था। हालांकि जू युन का अपनी छोटी बहन से गहरा रिश्ता था। क्या उनका भाई सचमुच शांति समझौते के लिए उनकी शादी किसी दूसरे देश में करवाने जा रहा था? जू जियोजियो का दिल दुख से भर गया और वह काफी देर तक चुप रही। जनहित और उसकी भावनाएं आपस में उलझी हुई थीं। वह जानती थी कि उसका भाई मुश्किल हालात में है, खासकर बढ़ते शक्तिशाली और दमनकारी सनमून साम्राज्य का सामना करते हुए। मूल 3 राष्ट्रों की रक्षा की पहली पंक्ति होने के नाते स्टार लुओ को इसका सबसे बड़ा बोझ उठाना पड़ा। लेकिन अपनी बहन को इस तरह त्याग देना। सिंहासन पर बैठने के बाद से उसका भाई अपने पिता और पूर्व श्वेत बाग सम्राट की तरह होता जा रहा था। जू जियोजियो ने मुश्किल से कहा, युन शायद तैयार न हो। जू जियावेई ने बेबसी और थोड़ी झुंझलाहट के साथ हाथ हिलाया। उसे अपनी राय देने का कोई हक नहीं है। एक अभिभावक का आदेश और एक रिश्ते तय करने वाले का वचन। मैं परिवार का मुखिया और उसका सबसे बड़ा भाई हूँ, मुझे उसके लिए फैसला करने का अधिकार है। क्या उसे सच में लगता है कि वह श्वेक की तरह एक ही रिश्ते में उलझे रहने का सपना देख सकती है? ऐसे मूर्खतापूर्ण विचारों को अपने दिल पर हावी मत होने दो। अगर वो नहीं, तो क्या मैं तुम्हें या हमारी बड़ी बहन को भेजूं? क्या आप तैयार होंगे या फिर व्हाइट टाइगर ड्यूक तैयार होगा? जू जियोजियो का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी पीली बैंगनी आंखें चौड़ी हो गईं। भाई ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? उसकी बहन क्रोधित थी। जू जियावेई माफी मांगने की हिम्मत नहीं कर पाया, इसलिए उसने अपनी आस्तीन झटक दी और चला गया। उसे अच्छे से समझाओ, उसे परिवार और देश के बारे में सोचना ही होगा। विशाल महल में सन्नाटा छा गया। जू जियोजियो को अभूतपूर्व एकांत का एहसास हुआ, मानो कोई लहर उसे घेर ले। इसी बीच श्वेक के मुख्य और प्रारंभिक छात्र, जिनके विचारों को जू जियावेई ने मूर्खतापूर्ण बताया था, शारीरिक और मानसिक रूप से थका देने वाले कठिन अनुभव के बाद आखिरकार श्वेक शहर लौट आए। मुख्य टीम सदस्यों में से दा योहेन के दाहिने पैर में एक किरण से गहरा घाव हो गया था, इसलिए वह वापस नहीं लौटा और स्टार लुओ शहर में ही रुक गया। माशियाताओ की मृत्यु हो गई थी और उसका शरीर भी गायब हो गया था। लिंग लुओचेन के दाहिने हाथ की नस सूर्य चंद्रमा राजसी अकादमी के उस देवदूत आत्मा द्वारा काट दी गई थी। यहाँ तक कि शीशी भी 100 से अधिक आत्मा उपकरण तोपों के केंद्रित हमले के बाद बुरी तरह घायल हो गई थी।
तैयारी दल की बात करें तो जू सांशी पर सूर्य चंद्र सम्राट द्वारा भेजे गए लोगों की नज़र थी, इसलिए तारा लुओ साम्राज्य के पास उसे कैद में रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बेई बेई बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था, पूरी तरह चुप था, और हे कैतो भी वैसा ही था। अकादमी का सबसे होनहार भावी सितारा हुआ युहाओ बिना किसी निशान के गायब हो गया था, कथित तौर पर सूर्य चंद्र साम्राज्य द्वारा अपहरण कर लिया गया था। जियांग नानन, वांग डोंग और शियाओ शियाओ शारीरिक रूप से तो ठीक थे, लेकिन वे या तो उदास थे या सुस्त। विशेषकर वांग डोंग, जो ऐसा लग रहा था मानो उसने अपनी आत्मा खो दी हो। वांग यान को इस बात का गहरा दुख हुआ कि श्रेक को स्टार लुओ सिटी प्रतियोगिता में करारी हार का सामना करना पड़ा। उन्हें चैंपियनशिप नहीं मिली और टीम के कई सदस्य लापता हो गए। दुष्ट आत्मा स्वामी को घेरने के मिशन की शुरुआत से लेकर टूर्नामेंट के अंत तक सब कुछ दुर्भाग्य से घिरा रहा। उसने पहले सोचा था कि इस बार मिली प्रतिष्ठा के साथ उसे भीतरी आंगन में शिक्षक के पद पर पदोन्नति मिल जाएगी। वांग यान को अपना भविष्य अंधकार में लग रहा था और वह स्तब्ध भी था। अकादमी पहुंचने से पहले ही उसने अचानक स्पिरिट डिपार्टमेंट के डीन यान को स्कूल के चौड़े गेट पर इंतजार करते देखा। उनका चेहरा गंभीर और उदास था। वांग यान ने अपने वरिष्ठ अधिकारी के चेहरे की ओर देखने की हिम्मत नहीं की और डरते हुए एक तरफ खड़ा रहा। यान शाओजे ने गहरी सांस ली। उसने अपने इस अधीनस्थ को, जो मात्र एक आत्मा राजा था, बस एक ठंडी नज़र से देखा और उसे दोष नहीं दिया। अगर सागर देवता मंडप का उपप्रमुख भी उनकी रक्षा नहीं कर सका, तो एक ज्ञान आधारित आत्मा राजा को दोष देने का क्या फायदा। जहां तक एल्डर जुवान की बात है, यान शाओजे मन ही मन पूरी तरह निराश थे। अगली सी गॉड्स पवेलियन की बैठक में वह हर हाल में उसकी शिकायत जरूर करेगा। अगर उसके शिक्षक अब भी उसे यह पद देना चाहते तो श्रेक का करियर निश्चित रूप से खत्म हो जाता। बड़े बुजुर्ग बाकी बचे छात्रों से मिलना चाहते हैं, उन्हें मेरे हवाले कर दो और तुम सीधे बाहरी आंगन में जाकर पढ़ाना शुरू करो, यान शाओजे ने बिना किसी सवाल के कहा। वांग यान मन ही मन दुखी हुआ कि भीतरी प्रांगण में प्रवेश करने का उसका मौका हाथ से निकल गया। उसने तुरंत सहमति दी और चला गया। यान शाओजे ने श्रेक के बचे हुए आखिरी बीजों को झील के बीच में स्थित पवित्र भूमि पर ले जाकर उन्हें उच्चतम स्तर के दीक्षा संस्कार और साधना के लिए तैयार किया। भविष्य की प्रतिभाओं के इतने भारी नुकसान के कारण श्रेक को पहले से ही तैनाती करनी पड़ी। उन्हें और यहाँ तक कि अन्य वरिष्ठों को भी हाल ही में उनके शिक्षक मुएन से उपहार प्राप्त हुए थे। शायद शिक्षक भी एल्डर जुवान से निराश हो गए थे। जब जू तियानरान ब्राइट कैपिटल लौटी तब तक युद्ध गतिरोध में फंस चुका था। सन मून सोल इंजीनियर कोर ने स्टार लुओ क्षेत्र पर आक्रमण किया, लेकिन स्टार लुओ स्पिरिट मास्टर लीजन ने उन्हें रोक दिया। हालांकि ड्रैक्लॉ सोल इंजीनियर कोर मजबूत थी, लेकिन उनकी संख्या केवल 300 थी। जैसे ही स्टार लुओ पश्चिमी सेना ने प्रतिक्रिया दी, 500 सैनिकों वाली स्पिरिट सेंट रेजिमेंट ने समय रहते हस्तक्षेप किया और वे आगे नहीं बढ़ सके। सोल इंजीनियर कोर के विपरीत स्टार लुओ जैसे देशों के पास बड़ी संख्या में स्पिरिट मास्टर लीजन थे, जिनमें सबसे कुलीन स्पिरिट सेंट लीजन थे। हालांकि उनके पास लिम्ब स्पिरिट टूल्स की कमी थी, लेकिन एक सुपर डॉलुओ के नेतृत्व में उनकी युद्ध शक्ति अत्यंत दुर्जेय थी। अपने पिछले जीवन में ये जिशुई ने मृत्यु देवता के प्रकाश का उपयोग करके स्टार लुओ की आत्मा संत सेना को बलपूर्वक नष्ट कर दिया था, लेकिन इस जीवन में पवित्र आत्मा पंथ और सूर्य चंद्रमा साम्राज्य के बीच संबंध इतने गहरे नहीं थे। सूर्य चंद्रमा साम्राज्य की युद्ध संसाधनों की तैयारी अभी पूरी नहीं हुई थी और जू तियानरान द्वारा विकास पथ में बदलाव के साथ संघर्ष धीरे धीरे शांत हो गया। ये यात्रा जू तियानरान द्वारा अपने पिछले जीवन में शांति के इस अंतिम दौर के दौरान महल छोड़ने में असमर्थता की भरपाई करने का एक तरीका था। अब से, जब तक महाद्वीप पर स्थिति पूरी तरह से स्थिर नहीं हो जाती, वह संभवतः फिर कभी साम्राज्य की सीमाओं से बाहर नहीं जाएगा। रॉयल अकेडमी और मिंगडू अकेडमी के छात्रों को व्यवस्थित करने के बाद उन्होंने अंतिम पुरस्कार के रूप में पहले से ही योजना बनाकर अमर जड़ी बूटियां भेजीं। बर्फ और अग्नि यिन यान कुएं से प्राप्त अमर जड़ी बूटियों को भी गुणवत्ता के आधार पर क्रमबद्ध किया गया था। शीर्ष कुछ पौधों को पहले ही स्वयं जू तियानरान और साम्राज्य की शीर्ष युद्ध शक्ति मास्टर कोंग और अन्य लोगों द्वारा अवशोषित कर लिया गया था, क्योंकि उनकी साधना का स्तर पहले से ही बहुत उच्च था और उन्हें सबसे शक्तिशाली प्रभावों की आवश्यकता थी। हालांकि रॉयल अकेडमी और मिंगडू अकेडमी के कई उत्कृष्ट छात्रों के साथ स्वाभाविक रूप से सामान्य प्रतिभाशाली छात्रों की तुलना में अलग तरह का व्यवहार किया गया। शियाओ होंगचेन, मेंग होंगचेन, ये गुई, जी जुएचेन, मा रुलोंग, मी जिया और जी युन जैसे व्यक्तियों को स्वाभाविक रूप से उच्चतम ग्रेड प्राप्त हुए, जिससे संभवतः उनकी नींव मजबूत और सुदृढ़ हो सकती है, उनकी आत्मा शुद्ध हो सकती है और उनकी आध्यात्मिक शक्ति कई स्तरों तक बढ़ सकती है। अन्य प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए अधिकांश ध्यान अपनी नींव को मजबूत करने और अपने सार का पोषण करने, अत्यधिक औषधीय शक्ति के संचय को समाप्त करने और अपनी आध्यात्मिक क्षमताओं की शक्ति को बढ़ाने पर केंद्रित था। ये सब पूरा करने के बाद जू तियानरान इंतजार नहीं कर सकी और तुरंत शाही महल लौट आई। ये युलिन को बुलाया और पूरे पश्चिमी मंडप को सील कर दिया। उन्होंने अपने सस्ते शिक्षक इलेक्ट्रोलक्स को भी बुलाया, जो स्वास्थ्य लाभ कर रहे थे।
जू त्यानरान अंततः नीलामी में प्राप्त किए गए देव सीमित मंच पर अपना ध्यान केंद्रित कर सका। मास्टर कोन के संक्षिप्त शोध के अनुसार इस देव सील करने वाले चबूतरे के भीतर सील किया गया 1 लाख साल पुराना स्पिरिट बीस्ट भ्रूण न केवल 1 लाख साल पुराना था, बल्कि कम से कम 2 लाख साल पुराना बर्फ गुण वाला स्पिरिट बीस्ट था। एक बार जब कोई स्पिरिट बीस्ट 2 लाख वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह रैंक 96 के सुपर डॉलुओं के बराबर हो जाता है। उस लड़की जू त्यानझेन के गुण उपयुक्त नहीं थे और 9वीं आत्मा की अंगूठी के रूप में यह व्यर्थ होता। उसके लिए बेहतर था कि वह इसे अपनी मार्शल सोल के लिए 8वीं आत्मा की अंगूठी के रूप में अवशोषित कर ले। संयोग से उसकी आत्मा शक्ति का स्तर पहले से ही 78वें रैंक के आधे तक पहुंच चुका था। सबसे पहले आइए यह पता लगाएं कि यह वास्तव में किस प्रकार का स्पिरिट बीस्ट है। जू त्यानरान पहले से ही कुछ अधीर हो चुकी थी और उसने ये यूलिन को धीरे धीरे मुहर का एक छोटा सा हिस्सा खोलने और उसकी आभा का पता लगाने का आदेश दिया। ईश्वरीय संवरण मंच का निर्माण कोन डैमिंग ने किया था। ये यूलिन ने गुरु कोन के अधीन अध्ययन किया था और इसके निर्माण में भाग लिया था, इसलिए इस मंच से उनका परिचय अन्य 9वें दर्जे के आत्मा अभियंताओं से कहीं अधिक था। आदेश सुनते ही उन्होंने पहली आंतरिक संवरण को थोड़ा सा खोल दिया। ईश्वरीय संवरण मंच के भीतर कुल 8 संवरण थे, जो मानसिक शक्ति से लेकर आध्यात्मिक शक्ति और भौतिक शरीर तक हर चीज को परतों में संवरे हुए थे। यह इतना गहन था कि इसने ऊर्जा प्रवाह को रोकने के लिए एक छोटे से क्षेत्र को भी अलग कर दिया था। यह एक गौरवपूर्ण कृति थी जिसे कोन डैमिंग ने कभी सूर्य चंद्रमा राज परिवार को भेंट किया था। यही कारण था कि यह बहुमूल्य वस्तु थी और बाद में खो गई। बूम! अचानक बेहद ठंडी हवा की एक धारा लहरों के रूप में बह निकली और पश्चिमी मंडप के मुख्य हॉल के फर्श पर बर्फ के क्रिस्टल के धब्बे फैल गए, जबकि हवा में धुंध छाने लगी। ये वसंत और ग्रीष्म ऋतु के बीच का संक्रमण काल था, फिर भी इस एक ही आभा के अचानक प्रवाह से पूरे हॉल का तापमान अचानक दर्जनों डिग्री गिर गया। ये यूलिन को देखते ही जू त्यानरान के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए। इस लगभग 10वें दर्जे के आत्मा अभियंता के चेहरे पर भी गंभीर भाव थे, क्योंकि वह अन्य आंतरिक मोहरों को स्थिर करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को तेजी से प्रवाहित कर रहा था। सौभाग्यवश ईश्वर को सील करने वाला मंच काफी हद तक सुरक्षित था और निर्माता द्वारा कार्रवाई करने पर उमड़ती हुई शक्ति को बलपूर्वक वापस अंदर दबा दिया गया। इलेक्ट्रोलक्स आखिरकार एक नेक इंसान था। भले ही उसका शिष्य जू त्यानरान अपने प्रशिक्षण में बहुत ईमानदार नहीं था, फिर भी उसने उसकी रक्षा की, क्योंकि भूरे सफेद रंग की शक्ति के एक प्रवाह ने उसके सामने का रास्ता रोक दिया था। कई महीनों के पोषण के बाद आत्मा के दोनों अंश एक में विलीन हो गए थे। हालांकि उसकी शक्ति अभी भी कोन डैमिंग के बराबर नहीं थी, लेकिन वह एक शीर्ष स्तरीय सुपर डॉलुओं को टक्कर देने के लिए पर्याप्त थी और उसकी विधियां अद्वितीय थीं और उसकी दिव्य शक्तियां दुर्जेय थीं। ईश्वर सीमित मंच के भीतर की आभा थम गई और एक स्त्री की तीव्र क्रोध से भरी आवाज गूंजी, घृणित, गंदे मनुष्यों! इस महारानी के संकट का फायदा उठाकर मुझे कैद करना, मानव रूप धारण करने का चुनाव वास्तव में एक बहुत बड़ी गलती थी। अगर मैं बाहर निकल पाया तो मैं अपना बदला जरूर लूंगा। उस ठंडी, रूह कंपा देने वाली महिला की आवाज में अत्यधिक क्रोध था, जो अंत में चीखने की ओर भी झुक रहा था। आंतरिक शक्ति ने एक बार फिर ईश्वर की मुहर लगाने वाले चबूतरे पर प्रहार करना शुरू कर दिया। ये यूलिन को इसे फिर से दोहराना पड़ा। इस बार उनका चेहरा कई गुना अधिक गंभीर था। इलेक्ट्रोलक्स ने कार्रवाई करने का फैसला किया। सीलिंग तकनीकें भी उसकी विशेषज्ञता थीं। भीतर व्याप्त भीषण खतरे को भांपते हुए वह नहीं चाहता था कि जिस महल में वह रहता है वह नष्ट हो जाए। दोनों शक्तिशाली संस्थाओं ने मिलकर काम किया, जिससे सील की 8वीं परत को पीछे धकेल दिया गया और उस पर इलेक्ट्रोक्स की धूसर सफेद रंग की नेक्रोमैंटिक मैजिक सील की एक परत जोड़ दी गई। ईश्वरीय समाविष्ट मंच काफी हद तक सुरक्षित था और उसके भीतर मौजूद आत्मा पशु अभी भी कमजोर था और दुनिया की मौलिक ऊर्जा को अवशोषित करके ठीक होने में असमर्थ था। ये यूलिन ही उस मंच की निर्माता थी। फिर भी ये सब करने के बाद दोनों को अत्यधिक परिश्रम के कारण तैरने जैसा एहसास हुआ, मानो उन्होंने अभी अभी 2 लिमिट डॉलुओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी हो। काम खत्म होने के बाद दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में गंभीरता देखी। ये यूलिन ने धीमी आवाज में कहा, महाराज, भीतर स्थित आत्मा पशु की आयु संभवतः 2 लाख वर्ष से अधिक है। जिस तरह से वह खुद को संदर्भित करती है और उसकी आध्यात्मिक शक्ति की आभा को देखते हुए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह संभवतः सुदूर उत्तरी भूमि के 2 शासकों में से एक है, बर्फ जैड महारानी बिच्छू या बर्फ आकाश हिम महारानी। जू त्यानरन अचानक चौंक उठी। क्या 10 महान पशु राजाओं में से एक हुओ युहाओं के चेतना सागर में निवास करने वाले बिच्छू की प्रजाति से संबंधित होने की 50% संभावना? आइस जेड एम्प्रेस स्कॉर्पियन और आइस काई स्नो एम्प्रेस के बीच पूर्व की साधना 4 लाख वर्षों तक पहुंच गई, जो 10 महान सुपर स्पिरिट बीस्ट्स में 8वें स्थान पर है, जो एक मानव शिखर सुपर डॉलुओं के बराबर है। बाद वाला तो और भी ज्यादा भयानक था, जिसके बारे में अफवाह थी कि वह 7 लाख साल तक जीवित रह सकता था। तीसरे स्थान पर था और उसकी वास्तविक शक्ति लिमिट डॉलुओं से कहीं अधिक थी। स्टारडो 1 के स्वामी और दुष्ट दानव 1 के स्वामी के बाद दूसरे स्थान पर। जू त्यानरान के चेहरे के भाव बदल गए।
कम से कम 4 लाख साल, संभवतः 7 लाख। ये 150 मिलियन सोने के सिक्के खर्च हो गए। उसका 7वां आत्मा वलय 1 लाख साल तक चमकने वाली खुबानी जैसी कोमल सुगंध वाला था। उसका 8वां आत्मा वलय संभवतः 150,000 साल तक ऊर्जा अवशोषित कर सकता था। 9वें आत्मा वलय के लिए, जब तक वह विदेश जाता या 250,000 साल के आत्मा दानव का शिकार करने के लिए दुष्ट दानव वन में जाता, तब तक उसकी सीमा समाप्त हो चुकी होती। अब उसके सामने लाया गया स्पिरिट बीस्ट कम से कम 4 लाख साल पुराना था, जो रैंक 98 या उससे ऊपर के एक प्रतिष्ठित टाइटल डॉलुओं के बराबर था। 8वीं स्पिरिट रिंग होने की तो बात ही छोड़िए, 9वीं होने पर भी वह शायद फट जाता। 7 लाख साल पुरानी आइस का स्नो एम्प्रेस का जिक्र तो करना ही नहीं चाहिए। वह इसे परिष्कृत नहीं कर सका। जू त्यानरन कुछ देर चुप रही। तो अभी इसे यहीं बंद कर दो, बाद में हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। ये यूलिन इस दृष्टिकोण से सहमत हो गया। उसने अपना पसीना पोंछा और जल्दी से वहां से चला गया। इलेक्ट्रोक्स भी सावधानीपूर्वक आराम करने के लिए अमर जड़ी बूटियों के केंद्र में लौट आया। मूल रूप से जू त्यानरान की योजना पहले मार्शल सोल को विकसित करके एक ठोस नींव बनाने की थी, और फिर सूर्य की शक्ति को अवशोषित करने का प्रयास करके उच्चतम संभव स्तर के स्पिरिट रिंग्स को संघनित करने की थी। अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने के लिए उसने एक अजीबोगरीब योजना भी बनाई थी। अपने सूर्य मार्शल सोल के सभी स्पिरिट रिंग्स को 10 लाख वर्षों के लिए सेट करना। एक बार जब सभी 9 मिलियन वर्षीय स्पिरिट रिंग्स अपनी जगह पर आ जाएंगे, तो वह क्षण होगा जब वह ईश्वर स्तरीय शक्ति प्राप्त कर लेगा। ये योजना पागलपन भरी और आदर्शवादी थी। इसमें शायद सदियां लग जाती, और इसके लिए मार्शल सोल को उसकी पहली आत्मा के रूप में एक अच्छी नींव रखने की आवश्यकता थी, जो उसकी क्षमता को शिखर तक पहुंचाने के लिए उच्चतम संभव आयु के स्पिरिट रिंग्स को अवशोषित करे। अब उसके ठीक सामने 4 लाख वर्षों की आधार रेखा वाला एक आध्यात्मिक वलय था, फिर भी ये खजाने के पहाड़ की तरह था जिसे वह 1 इंच भी हिला नहीं सकता था। वह केवल लाचारी में आहें भर सकता था। जू त्यानरन गहरी चुप्पी में डूब गई। 9वें आत्मा वलय को, जिसकी मूल योजना लगभग 2 लाख वर्षों के लिए बनाई गई थी, 4 लाख या 7 लाख वर्षों तक कैसे बढ़ाया जा सकता है? जू त्यानरान काफी चिंतित था। पहले ही टाइटल डॉलुओ स्तर तक पहुंच चुका होने के कारण उसने धीरे धीरे एक समाधान के बारे में सोचा। सबसे पहले स्पिरिट बोन को अवशोषित करें। आधार को स्थिर करने और आत्मा की अंगूठी की आयु सीमा बढ़ाने के लिए मानव शरीर के 6 आत्मा अस्थि स्थानों का उपयोग करें। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता था कि उसे वायलेट रेडिएंट हेवन डिस्ट्रॉइंग ड्रैगन के 8वें आत्मा वलय के मूल मानक को 1,50,000 वर्षों से बढ़ाकर कम से कम 2 लाख वर्ष करना होगा, ताकि 4 लाख वर्षों से अधिक के 9वें आत्मा वलय को अवशोषित करना संभव हो सके। 8वें आत्मा वलय का मानक जितना ऊंचा होगा, उतना ही बेहतर होगा। 1,50,000 वर्ष पुराने स्पिरिट बीस्ट की आत्मा की अंगूठी रैंक 95 के सुपर डॉलुओं के बराबर थी। उसके लिए रैंक 80 के अर्ध स्पिरिट डॉलुओ स्तर पर भी उसका सामना करना बेहद मुश्किल था। इसे 2 लाख वर्ष तक बढ़ाना कठिनाई को और भी दोगुना कर देगा। उन अनुभवी लिमिट डॉलुओं के 9वें आत्मा वलय की आयु शायद 2 लाख वर्ष भी नहीं रही होगी। इसका ये भी अर्थ था कि आत्मा के छल्ले की इतनी विशाल मात्रा में ऊर्जा को स्वीकार करने के लिए उसे प्रत्येक आत्मा की हड्डी को 1 लाख वर्ष से अधिक पुराना होना आवश्यक था। सौभाग्य से उसके पास अभी भी कई लाख साल पुरानी आत्मा की हड्डियां मौजूद थीं, इसलिए उसे उन्हें शुरू से इकट्ठा करने की परेशानी से नहीं गुजरना पड़ा। इसके अलावा धधकती खुबानी की नाजुक सुगंध से प्राप्त 1 लाख साल पुरानी बाईं टांग की हड्डी और मुएन द्वारा प्रतिपूर्ति की गई 1,50,000 साल पुरानी थंडर ड्रैगन स्पिरिट बीस्ट की बाईं बांह की हड्डी भी शामिल है। जू त्यानरान के पास सन मून रॉयल फैमिली के खजाने में 3 और लाख साल पुरानी आत्मा की हड्डियां भी संग्रहित थीं। मूल रूप से और भी थीं, लेकिन कोन डैमिंग ने पहले ही 2 को अवशोषित कर लिया था, और जू त्यानवान के पास 1 थी। खजाने में मौजूद 3 हड्डियों में से एक 3 लाख साल पुरानी दाहिनी भुजा की हड्डी थी, जो बैंगनी दीप्तिमान स्वर्ग नष्ट करने वाले ड्रैगन वंश के एक आध्यात्मिक राक्षस की थी और पीढ़ियों से चली आ रही थी। ये हड्डी शाही संग्रह में सबसे कीमती थी। हर पीढ़ी के सम्राटों ने इसे आत्मसात करने का प्रयास किया था, लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी सफल नहीं हुआ था। जू त्यानरान ने भी अन्य भागों को आत्मसात करने के बाद ही इसे आत्मसात करने का प्रयास करने की योजना बनाई थी। अन्य 2 हड्डियां एक दूसरे से ओवरलैप हो रही थीं, दोनों ही दाहिनी टांग की हड्डियां थीं। इनमें से एक हड्डी उस एकमात्र 1,50,000 वर्ष पुराने बैंगनी वज्र किलिन बीस्ट की थी, जो कभी सूर्य चंद्रमा महाद्वीप पर मौजूद था। इस किलिन रक्त वाले आध्यात्मिक जानवर के पास एक शक्तिशाली बिजली थी, जो संयोगवश जू त्यानरान की बैंगनी दीप्तिमान स्वर्ग नष्ट करने वाली ड्रैगन मार्शल सोल द्वारा जागृत बिजली और विनाश तत्वों से मेल खाती थी। दूसरा स्रोत 1 लाख वर्ष पुराने राक्षस राजा से आया था, जिसे लाल पंखों वाला जलता हुआ प्रकाश ड्रैगन कहा जाता था, जिसमें अग्नि और प्रकाश दोनों गुण थे और उसे उप ड्रैगनों के बीच एक बहुत ही शक्तिशाली प्रजाति माना जाता था। यदि वह पहले वाले को आत्मसात कर लेता है, तो दूसरे वाले को जू त्यानज़ेन को देना भी एक अच्छा विकल्प होगा। सूर्य चंद्र साम्राज्य के शाही परिवार के पूर्वजों ने अनगिनत कठिनाइयों से लड़ते हुए इन आत्मा अस्थियों को एकत्रित किया था।
मूल रूप से स्पिरिट बीस्ट के जंगल बहुत कम थे और एकमात्र बड़ा जंगल ईविलाई टायरेंट सॉवरेन और होली स्पिरिट कल्ट के कब्जे में था। यदि किसी को सोल रिंग या स्पिरिट बोन चाहिए होते तो वे उन्हें केवल समुद्र से ही प्राप्त कर सकते थे या अन्य छोटे जंगलों से कम गुणवत्ता वाली वस्तुओं से ही संतोष करना पड़ता था। पवित्र आत्मा पंथ के बारे में सोचते ही जू तियानरान का दिल थोड़ा सा हिल गया। दुष्ट आत्मा स्वामी के इस अड्डे को, चाहे रणनीतिक सुरक्षा के लिए हो या साम्राज्य के भविष्य के मार्ग के लिए, प्रारंभिक योजना के माध्यम से हटाना आवश्यक था। सबसे पहले उसे विशाल और खतरनाक दुष्ट दानव वन के भीतर उनका घोंसला ढूंढना था। लेकिन सोल इंजीनियर्स छिपकर काम करने में माहिर नहीं थे। बॉडी सैक्ट, वे चोर कई बार उज्ज्वल राजधानी में घुसपैठ करने में कामयाब हो चुके थे। शायद वह उन्हें दुष्ट दानव वन में फंसाने का कोई तरीका ढूंढ सकता था और पवित्र आत्मा पंथ और शरीर पंथ को कुत्तों की तरह लड़वा सकता था। यह विचार सुंदर था, लेकिन इसे अमल में लाना सिरदर्द था। जू तियानरान ने सबसे पहले स्पिरिट बोन को अवशोषित करने का फैसला किया। उसने नीलामी में खरीदी गई ईश्वर प्रतिबिंबित मंच को दूसरे ईश्वर प्रतिबिंबित मंच पर ठीक से रखा और मुहर को मजबूत किया। अगले कुछ दिनों में उसने खुद को पश्चिमी मंडप में बंद कर लिया और धधकती खुबानी की नाजुक सुगंध वाली बाईं टांग की आत्मा की हड्डी को आत्मसात करना शुरू कर दिया। उसके बाद 1.5 लाख साल पुराने बैंगनी थंडर किलिन की दाहिनी टांग की हड्डी को आत्मसात किया। आत्मा की हड्डियों को आत्मा के छल्लों की तुलना में अवशोषित करना अपेक्षाकृत आसान था। उसकी वास्तविक शक्ति एक उच्च स्तरीय आत्मा डोलुओं के बराबर थी, इसलिए धीरे धीरे प्रगति करना उसके लिए कोई विशेष कठिनाई नहीं थी। दिन खामोशी और शांति में बीतते गए। प्रतियोगिता समाप्त हुए आधा महीना बीत चुका था। सम्राट ने साधना के लिए समय निकाला, लेकिन विशाल साम्राज्य का कामकाज निरंतर चलता रहा और महाद्वीप के मामले उनके कारण नहीं रुके। बॉडी सेक्ट मास्टर पॉइजन इमॉर्टल एक बड़े खतरे से बाल बाल बच गए। कोंग डेमिंग द्वारा बुरी तरह घायल होने के बावजूद भागते समय उनकी मुलाकात मुएन के बाहरी अवतार से हुई। उसी समय मुएन को काइमेर का संदेश मिला था और वह हुआ युहाओं की तलाश में निकले थे। उन्होंने तुरंत हस्तक्षेप करके कोंग डेमिंग के खिलाफ पॉइजन इमॉर्टल की मदद की और हेवन डोर साम्राज्य के शीर्ष विशेषज्ञ को सन मून पीपल के हाथों मारे जाने से बचाया, जिससे उनकी शक्ति काफी कम हो जाती। लियाओ मेंगकाई के नेतृत्व में ड्रैडक्लॉ सोल इंजीनियर कोर ने स्टार लुओ साम्राज्य की पश्चिमी मोर्चे की सेना के खिलाफ क्षेत्रीय युद्ध में अजेय प्रदर्शन करते हुए शहरों और क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। इससे महाद्वीप की लगभग सभी सेनाओं का ध्यान आकर्षित हुआ, क्योंकि स्टार लुओ के पश्चिमी मोर्चे पर कई शहर ध्वस्त हो गए। स्टार लुओ साम्राज्य ने शांति प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें उसने सक्रिय रूप से राजनीतिक विवाह, मुआवजा और माफी की पेशकश की। गहन विचार विमर्श के बाद सन मून कोर्ट ने स्टार लुओ लोगों के आत्मसमर्पण को स्वीकार कर लिया। स्टार लुओ ने ब्राइट कैपिटल में एक दूत भेजा और राजनीतिक विवाह के लिए एक राजकुमारी को भेजा। इस कदम से सन मून दरबार में हलचल मच गई। कुछ अनुभवी अधिकारियों को तब जाकर एहसास हुआ कि सम्राट को सिंहासन पर बैठे लगभग आधा साल हो चुका था और उन्होंने अभी तक महारानी की नियुक्ति नहीं की थी। महल में लगभग कोई रखेलें नहीं थीं। पूर्व सम्राट की रखेलों के अलावा केवल महिला अधिकारी और महल की नौकरानियां ही थीं। इससे नागरिक और सैन्य गुटों को, जिन्होंने लंबे समय से स्थिति पर ध्यान दिया था और अपने लोगों को राजमहल में पहुंचाने के लिए उत्सुक थे, एक दुर्लभ सहमति पर पहुंचने का अवसर मिला। अधिकारियों ने सामूहिक रूप से याचिकाएं प्रस्तुत की, जिसमें महामहिम से महल के हरम का विस्तार करने और शाही वंश को जारी रखने की विनती की गई। इस तरह का व्यवहार, जिस पर दोष लगाना लगभग असंभव था और जिससे उन्हें स्वयं लाभ मिल सकता था, सूर्य चंद्र साम्राज्य के आधिकारिक हलकों में शीघ्र ही फैल गया। जनता की प्रबल इच्छाशक्ति के साथ उन्होंने सम्राट से रखेल रखने का अनुरोध किया। खबर सुनते ही क्षेत्रीय राज्यपाल भी तुरंत इस समझाने बुझाने की मुहिम में शामिल हो गए। अंततः सेवानिवृत्त सम्राट, जो डामिंग महल में रह रहे थे, को भी इस बात की जानकारी मिली। उन्हें पता चला कि उनके सबसे बड़े बेटे ने न केवल महारानी नियुक्त नहीं की थी, बल्कि उसकी रखेलें भी बहुत कम थीं और कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था। पूर्व सम्राट अब और निष्क्रिय नहीं बैठ सकते थे। सूर्य चंद्रमा साम्राज्य के सम्राट होने के नाते साम्राज्य की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उन पर थी। अपने बड़े बेटे के प्रति अपनी जटिल भावनाओं के बावजूद उन्हें उसे तुरंत एक महारानी नियुक्त करने और उपपत्नी रखने के लिए प्रेरित करना पड़ा। जू तियानरान, जो एकांत में था और बाहर की स्थिति से अनभिज्ञ था, जब उसने अंततः 2 लाख साल पुरानी आत्मा की हड्डियों को आत्मसात करना समाप्त किया और स्मारकों की जांच की, तो वह स्तब्ध रह गया। संयोगवश पूर्व सम्राट भी डामिंग महल से निकले और महारानी की नियुक्ति और उपपत्नियों को रखने के मामले पर चर्चा करने के लिए ताइजी महल के पश्चिमी मंडप स्थित शाही अध्ययन कक्ष में गंभीरतापूर्वक पहुंचे। 6 महीने बाद पिता और पुत्र एक ही मेज पर बैठे। जू तियानरान द्वारा अभिवादन करने के बाद सम्राट महोदय ने भाषण दिया। अब जबकि आप सम्राट हैं, भले ही आपको महिलाओं में रुचि न हो, आपको अधिकारियों के लिए कुछ प्रदर्शन करना चाहिए। शासक और उसकी प्रजा के बीच सामंजस्य बनाए रखने के लिए उचित समझौते करें। स्टार लुओ साम्राज्य द्वारा भेजी गई राजनीतिक विवाह राजकुमारी उज्ज्वल राजधानी में आ गई है।
यदि वह सबसे पहले महल में प्रवेश करती है और बच्चे को जन्म देती है, तो वह बच्चा शाही परिवार का सबसे बड़ा पुत्र होगा। उस समय आप इस सबसे बड़े पुत्र के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, जिसके पास शक्तिशाली मातृवंश और वैध दर्जा दोनों हैं? मैंने एक बार गलती कर दी है, मैं नहीं चाहता कि इतिहास खुद को दोहराए। कई दिनों में पहली बार पूर्व सम्राट ने अपने ही घावों को कुरेदते हुए कहा। उनकी आवाज़ धीमी थी और उनका चेहरा गंभीर था। दूसरी ओर जू त्यानरान बेहद शांत रहीं। उन्हें अभी अभी स्टार लुओ साम्राज्य के उस घिनौने कदम के बारे में पता चला था जिसमें उन्होंने एक राजकुमारी को राजनीतिक विवाह के लिए भेजा था। ये राजनीतिक विवाह महज एक दिखावा था। असल में सूर्यचंद्र साम्राज्य के दरबार के लिए इसे अस्वीकार करना इसलिए असंभव था क्योंकि इसे दहेज का नाम दिया गया था, लेकिन वास्तव में यह क्षेत्र का समर्पण और क्षतिपूर्ति थी। स्टार लुओ साम्राज्य ने अपनी सीमा में स्थित मिंगडोओ पर्वत श्रृंखला में लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले स्पिरिट बीस्ट के एक सभा स्थल को सौंप दिया, जिसमें 1 लाख से अधिक 10,000 वर्ष के स्पिरिट बीस्ट, कई हजार वर्ष के स्पिरिट बीस्ट और दसियों हजार 100 वर्ष के स्पिरिट बीस्ट मौजूद थे। दुष्ट दानव वन में प्रवेश करना कठिन था और सूर्य चंद्रमा साम्राज्य में स्थलीय आत्मा प्राणियों के एकत्रीकरण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं थे। 10,000 वर्ष से अधिक आयु के 1 लाख से अधिक आत्मा प्राणी दर्जनों 7वें दर्जे के आत्मा इंजीनियरों को प्रशिक्षित करने के लिए पर्याप्त थे। क्षतिपूर्ति के रूप में पैसा नहीं, बल्कि स्टार लुओ साम्राज्य की एक अनूठी धातु दी गई जो बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं थी, जिसे सिल्वर रेडियंस मिस्टीरियस क्रिस्टल कहा जाता था। इस धातु में उड़ने वाले आध्यात्मिक उपकरणों के मूल निर्माण में चमत्कारी प्रभाव थे, जिससे आध्यात्मिक शक्ति की खपत 20% तक कम हो जाती थी। जू त्यानरान के एकांतवास में जाने से पहले उन्होंने नए प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को सरकारी कामकाज संभालने की शक्ति प्रदान की। पूर्व सम्राट से निर्देश प्राप्त करने के बाद उन्होंने वास्तव में उन शर्तों को बिना किसी शर्त के स्वीकार कर लिया। जू त्यानरान ने अपनी भौहें सिकुड़ीं और चुप रहे। ऐसा नहीं था कि उसने महारानी नियुक्त करने या रखेल रखने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन जूजी की पिछली जिंदगी की छाया उस पर इतनी गहरी थी कि जब भी वह इसके बारे में सोचता, उसकी चेतना सहज रूप से इसे नज़रअंदाज कर देती थी। अब पूर्व सम्राट, मंत्रीगण और यहाँ तक कि मास्टर कोंग, उनकी बहन जू त्यानज़ेन और उनके सबसे छोटे भाई ने भी गंभीरतापूर्वक उनसे अपने हरम का विस्तार करने का अनुरोध करते हुए ज्ञापन प्रस्तुत किए थे। अब वे और अधिक विरोध नहीं कर सकते थे। इस तरह की लगभग हानिरहित राजनीतिक शुद्धता ने मंत्रियों के उत्साह को कम करना और भी मुश्किल बना दिया। जू त्यानरन ने एक लंबी आह भरी। पिताजी की बात सही है, मुझे अपने जीवन भर के मामलों पर विचार करना चाहिए। हालांकि महारानी की नियुक्ति में देरी होगी, पहले कुछ रखेलें रख लेते हैं, कम से कम मंत्रियों का मुंह बंद करने के लिए ही सही। पूर्व सम्राट के चेहरे पर थोड़ी सी हिचकिचाहट आई, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सम्राट अभी भी महारानी नियुक्त करने के लिए अनिच्छुक होंगे, लेकिन अंततः उन्होंने आगे कोई दबाव नहीं डाला और सिर हिला दिया। पहले कुछ रखेलें रखना भी स्वीकार्य था। कम से कम इससे राजनीतिक विवाह के लिए भेजी गई स्टार लुओ राजकुमारी के कारण शाही दरबार में उत्पन्न हलचल कुछ हद तक शांत हो जाएगी। सन मून साम्राज्य के शाही महल का प्रबंधन एक विदेशी राजकुमारी कैसे कर सकती थी? नौसेना मंत्री की पुत्री उपयुक्त आयु की हैं। मैंने सुना है कि वे गरिमामय और सुरुचिपूर्ण हैं, उनके गुण उनके गृहनगर में सर्वविदित हैं और उनका शरीर सुडौल और आकर्षक है, जो संतानोत्पत्ति के लिए उपयुक्त है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी प्रतिभा उत्कृष्ट है। वे 18 वर्ष की आयु में 46वें पद तक पहुंच गईं। उन्हें महल के आंतरिक भाग का अस्थायी रूप से प्रबंधन करने के लिए शाही पत्नी के रूप में चुना जा सकता है। सेना मंत्री की दूसरी बेटी भी अच्छी है। वह पहली बेटी से कुछ साल बड़ी है। मैंने सुना है कि वह सेना में भर्ती हो गई है और पहले से ही नियमित सेना की दूत है, जो अकेले ही एक टुकड़ी का नेतृत्व कर रही है। कुछ और वर्षों के अनुभव और कमांडर के पद पर पदोन्नति के साथ वह पूरी सेना में भी एक उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी बन सकती है। इसके अलावा नागरिक अधिकारी गुड से ग्रैंड ट्यूटर की पोती। कुछ लोगों को आम लोगों में से भी चुना जाना चाहिए। जू त्यानरान ने शांत भाव से सिर हिलाया। केवल सेना मंत्रालय की दूसरी बेटी ने ही उन्हें थोड़ा सिर उठाने पर मजबूर किया। सूर्य चंद्र साम्राज्य के सैन्य पद 9 स्तरों में विभाजित थे। 3 उच्च पद, कमांडर, वाइस कमांडर और एसोसिएट कमांडर। 3 मध्य रैंक, सेना दूत, उपसेना दूत और सहयोगी सेना दूत। 3 निम्न रैंक हैं, कर्नल, वाइस कर्नल और एसोसिएट कर्नल। सेना मंत्री की ये दूसरी बेटी, जो सेना की दूत भी थी, वाकई में काफ़ी कुशल थीं। सैन्य पद कोई कुलीन उपाधि नहीं थी, इसे सैन्य योग्यता के बल पर अर्जित किया जाता था। लगभग 20 वर्ष की आयु में इस पद को प्राप्त कर पाना उनकी उल्लेखनीय सैन्य योग्यता को दर्शाता था। वह और मिंगडू अकादमी की प्रतियोगिता टीम के कप्तान जी युन ने लगभग 2 अलग अलग रास्ते अपनाए। जी युन को अकादमी से स्नातक होने पर एक उच्च पदवी प्राप्त हुई और सेना में लौटने पर स्वाभाविक रूप से एक रैंक भी मिली, जबकि वह सेना में लड़कर रैंक में ऊपर उठी। महल में प्रवेश करने वाली इन उपपत्नियों के बारे में बात करते हुए जू त्यानरान ने पूछा, क्या स्टार लुओ साम्राज्य द्वारा भेजी गई राजकुमारी का नाम जू युन है? जू जियावेई की सौतेली बहन।
मैंने सुना है कि उसने भी सेना में सेवा की थी और स्टार लुओ में एक पद संभाला था। सम्राट एमेरिट्स कुछ पल रुके, एक पल के लिए सोचने लगे और फिर बोले, वह शायद सीधी सादी और खरी बात कहने वाली हैं। वह स्टार लुओ सम्राट की इच्छाओं का उल्लंघन नहीं कर सकती। अगर आपको वह प्रिय लगती हैं तो बस उनकी देखभाल कर दीजिए, महल में खाने की कोई कमी नहीं है। जू तियानरान को राजकुमारी जू युन के बारे में बस थोड़ी बहुत जानकारी थी। ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में उनका विवाह श्वेत बाघ ड्यूक के सबसे छोटे पुत्र से हुआ था। हालांकि श्वेत बाघ दाई परिवार ने सिंहासन खो दिया था, फिर भी उनकी हर पीढ़ी शाही परिवार से संबंधित विवाह संबंध स्थापित करती रही है। सम्राट के प्रतिरोध न करने पर पूर्व सम्राट को राहत मिली। कुछ और निर्देश देने के बाद वे चले गए। जू तियानरान ने इस मामले को एक तरफ रख दिया और इसके बजाय अपने नवनियुक्त शिक्षक इलेक्ट्रोक्स को बुलाया ताकि वह उनसे अमर जादू सीखना जारी रख सके। अमर प्राणियों की जादुई शक्ति में अपार संभावनाएं थीं। दर्द महसूस न करने वाले अमर प्राणी यदि मानवाकार आत्मा के उपकरणों से लैस हों तो उनकी युद्ध शक्ति न केवल दोगुनी हो जाएगी बल्कि वे भयमुक्त भी हो जाएंगे। वे निस्संदेह युद्ध की एक लौह सेना बन जाएंगे, एक ऐसी लौह सेना जो केवल आगे बढ़ना जानती हो। उनमें से एक प्रकार का अंतरिक्ष मंत्र था जो वास्तव में समतल स्थानों को खोल और बना सकता था, जिसने जू तियानरान को कुछ समय के लिए आश्चर्यचकित कर दिया, जिससे उन्हें इस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रेरित किया। वायलेट रेडियंट हेवन डिस्ट्रॉइंग ड्रैगन मार्शल सोल की शक्ति के साथ उसने जल्दी ही इसे सीख लिया। इलेक्ट्रोलक्स में प्रतिदिन 2 घंटे पढ़ाया जाता था। पिछला चरण पूरा होने के बाद जू तियानरान को स्थानिक एंकरों का सिद्धांत समझ आ गया था। अब उसे स्थानिक नोड्स के वितरण और ऊर्जा प्रवाह के नियमों को सीखना था। ब्रूट फोर्स से शून्य को चीरकर खोला जा सकता था। टाइटल डोलो रेल्म के लोग आमतौर पर इसे छोटे पैमाने पर कर सकते थे। हालांकि शून्य युद्ध क्षेत्र को स्थिर रूप से खोलने के लिए कम से कम सुपर डोलो रेल्म पर होना आवश्यक था। इलेक्ट्रोलक्स ने एक अप्रत्यक्ष शिक्षण विधि का उपयोग किया जिसमें सिद्धांत का उपयोग करके स्थानिक नोड्स को सटीक रूप से नियंत्रित किया जाता था, फिर अंतरिक्ष को काटा और मोड़ा जाता था। जू तियानरान को यह बहुत उपयोगी लगा। 1 महीने से अधिक समय तक लगातार अध्ययन करने के बाद वायलेट रेडियंट हेवन डिस्ट्रॉइंग ड्रैगन की परम विनाशकारी क्षमता पर भरोसा करते हुए वह लगभग 1 घन मीटर के छोटे पैमाने पर स्थानिक विखंडन करने में सक्षम हो गया और 2 घंटे से अधिक समय तक इसकी स्थिरता बनाए रख सका। इलेक्ट्रोलक्स ने पूछा, ये बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में हथियार बनाने में भी कुशल है? हाल ही में मैंने आपके सूर्य चंद्र साम्राज्य की निर्माण तकनीकों का अवलोकन किया है। यदि इन दोनों को मिला दिया जाए तो शायद कुछ यादें जागृत हो सकें। जू तियानरान हैरान रह गई। क्या ये तकनीकें किसी दूसरी दुनिया से आई हैं? शिक्षक जी, आप जो चाहें कर सकते हैं। मैं किसी को भेजकर सभी आवश्यक धातुएं आपके लिए उस अलौकिक स्थान के अंदर पहुंचा दूंगा। मुझे आश्चर्य है, आप आत्मा आधारित औजारों के कितने रैंक बनाने में सक्षम हैं। इलेक्ट्रोलक्स इस सस्ते शिष्य के उदार और दयालु स्वभाव से हमेशा संतुष्ट रहा था। लगभग 10वें रैंक के बराबर ओल्ड कोन द्वारा निर्मित चांदी के चंद्रमा दिव्य प्रकाश ढाल की शक्ति तक पहुंचता है। जू तियानरान दंग रह गई। क्या ये शिक्षक जाली सामग्री बनाने में इतना निपुण था? तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपके पास इस समय निर्मित हो रही तारकीय दिव्य सुई को बेहतर बनाने के बारे में कोई विचार है? उन्होंने विनम्रतापूर्वक पूछा। अनडेड डेमी प्लेन प्राप्त करने के बाद से ही उसने गुप्त रूप से मिंगडे हॉल और इंपीरियल साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुख्य सोल इंजीनियर्स को अंदर जाकर गुप्त अनुसंधान और निर्माण शुरू करने का आदेश दिया था। कोन डेमिंग और ये यूलिन कभी कभी मार्गदर्शन देने के लिए अंदर जाते थे, लेकिन 11वें रैंक के स्पिरिट टूल से शुरू हुई स्टेलर डिवाइन नीडल परियोजना इतनी आसानी से पूरी नहीं होने वाली थी। इस्तेमाल किए गए धातु के खोल के लिए ही उच्चतम घनत्व वाले स्टार स्टील की आवश्यकता होती थी, जिसे लगातार बार बार परिष्कृत किया जाता था। कोर संरचनाओं जैसे सटीक घटकों की तो बात ही छोड़ दें। हालांकि जू तियानरान ने 9वें रैंक के 4 से अधिक आत्मा इंजीनियरों को कई महीनों तक शोध करने के लिए जुटाया था, लेकिन वे केवल एक बाहरी ढांचा ही बना पाए थे। आंतरिक कार्य पूरी तरह से ठप था। स्टेलर वेपन प्रोजेक्ट का अंतिम लक्ष्य देवताओं को नष्ट करने जैसा प्रभाव प्राप्त करना था। कम से कम इसमें किसी ग्रह को टुकड़े टुकड़े करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा तो होनी ही चाहिए, है ना? इलेक्ट्रोलक्स विचारों में खोया हुआ। मैं अभी भी आपकी मूल संरचनाओं को सीख रहा हूं, लेकिन मेरे पास चार्जिंग के संबंध में कुछ विचार हैं। उस तरह की शक्ति प्राप्त करने के लिए मैनुअल चार्जिंग काम नहीं करेगी। आपको बाहरी दुनिया से ऊर्जा स्रोत प्राप्त करने होंगे, जैसे कि आकाश में तारे, खगोलीय पिंड या स्वर्ग और पृथ्वी की मूल ऊर्जा। भले ही एक बार इस्तेमाल करने के लिए इसे चार्ज होने में 3 दिन लगे, लेकिन इसका असर फायदेमंद होगा। मैं अपनी विधियों का उपयोग करके ऊर्जा अवशोषित करने वाली वस्तु बनाने में आपकी मदद कर सकता हूं। हालांकि भंडारण उपकरण अभी भी एक समस्या है। दिव्य श्रेणी के किसी व्यक्ति को मारने के लिए आवश्यक ऊर्जा अकल्पनीय थी। इसे मौके पर ही चार्ज करना असंभव था। इसके लिए एक स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता थी। अचानक उसकी आंखों में चमक आए और उसने कहा, विमान को अंतरिक्ष के रूप में इस्तेमाल करने के बारे में क्या ख्याल है?
इस अंडे डेमी प्लेन की तरह ही स्थानिक दीवारों को लगातार मजबूत करें और इसे ऊर्जा से भर दें। आपको ऊर्जा को तब तक संग्रहित करना होगा जब तक कि वह तारों को चकनाचूर करने में सक्षम स्तर तक न पहुंच जाए, फिर उसे एक लॉन्चर के माध्यम से प्रवाहित करना होगा। एक लॉन्चर के पास हमेशा एक संक्रमणकालीन अवधि होती है, चाहे वह कितनी भी संक्षिप्त क्यों न हो, जबकि भंडारण इकाई को उस तारा विस्फोटक ऊर्जा को पूरे समय, संभवतः एक अज्ञात अवधि के लिए धारण करना होता है। आकाश के नीचे कौन सी धातु या आयामी स्थान ऐसी ग्रह विनाशकारी क्रोध को कैद कर सकता है? जू त्यानरान के अनुभव के बावजूद भी मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र सामने रखे पाठ पर पड़ी, उनकी आंखें अचानक चमक उठीं। क्यों न स्वयं अंतरिक्ष का उपयोग किया जाए? जिस प्रकार ये दुनिया अनगिनत विशेषज्ञों को आश्रय दे सकती है, उसी प्रकार वह एक ऐसा स्थान बना सकता है जो दुनिया की अपनी बाधा जितना ही कठोर हो। पहले यह असंभव था, लेकिन उनके सामने मौजूद शिक्षक ने अब आशा की किरण जगाए। ये प्रयोग दशकों तक चल सकता था, इस लिहाज से सूर्य चंद्रमा साम्राज्य के पास अभी भी समय था। ऊर्जा भंडारण की समस्या का समाधान होने से पूरे हथियार के लिए आधी बाधाएं दूर हो गईं, केवल अवशोषण और उत्सर्जन ही बाकी रह गए थे। इलेक्ट्रोलक्स ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। आपकी बात में दम है, मैं इस पर विचार करूंगा, लेकिन मेरी ताकत अभी भी कमजोर है। अगर मैं कोई तरीका निकाल भी लूं, तो उसे अमल में लाना शायद मेरे बस की बात न हो। जू त्यानरान मुस्कुराया। सरल है, आपको जीवन शक्ति की आवश्यकता है गुरुजी। मैं आपके लिए जीवन शक्ति के खजाने एकत्र करूंगा, बस बिना किसी रोक टोक के शोध करते रहिए। इलेक्ट्रोलक्स को इस शिष्य की सबसे अच्छी बात यह लगी कि वह बिल्कुल भी संकोची नहीं था। अच्छा, इसे मुझ पर छोड़ दो। वह आत्मा भक्षक खंजर जिसे तुमने पिछली बार नीलाम किया था, वास्तव में जीवन शक्ति से संघनित धातु है। मैं तुम्हें बताना भूल गया था, इसे मुझे सौंप दो और मैं इसका अभिशाप दूर कर दूंगा। कुछ समय के लिए हमें अन्य संसाधनों की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। जू त्यानरान खुद को उस बूढ़े आदमी को गौर से देखने से रोक नहीं पाए। उसकी निगाहें अजीब थीं। इलेक्ट्रोलक्स ने एक शर्मीले दादाजी की तरह प्यार से मुस्कुराया। उनकी नज़रें मिली और दोनों जोर से हंस पड़े। जू त्यानरान ने मन ही मनाह भरी। ठीक है, मैं अपनी बहन से इसे पहले लाने को कहूंगी। गुरुजी, उसकी मदद कीजिए ताकि वह थोड़ी सी बुरी ऊर्जा को दूर कर सके। इलेक्ट्रोलक्स ने सहमति में सिर हिलाया। इसके बाद जू त्यानरान ने उनके अधीन स्थानिक जादू का अध्ययन जारी रखा। हालांकि अब वह जानता था कि आत्मा भक्षण करने वाला खंजर कोई मामूली चीज नहीं थी, फिर भी यह महज एक नक्काशीदार चाकू था जो उत्पादन प्रकार के आत्मा अभियंता के हाथों में ही सबसे प्रभावी होता था। उसके जैसे लड़ाकू स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए इसके उपयोग सीमित थे, इसलिए उसने इसे फिलहाल जू त्यानजिन और ये गुई के पास छोड़ दिया। जिन चीज़ों की उसे अधिक परवाह थी, वे थीं जो उसकी अपनी शक्ति को तुरंत बढ़ा सकती थीं, जैसे कि उसके सामने मौजूद जादू और स्पिरिट बोन्स। धधकती खुबानी की नाजुक सुगंध को आत्मसात करने के अंतिम क्षण में उसने उस 1,00,000 साल पुरानी आत्मा की हड्डी को त्याग दिया और इसके बजाय 1,50,000 साल पुरानी थंडर ड्रैगन की बाईं भुजा की हड्डी और बैंगनी थंडर किलिन की दाहिनी टांग की हड्डी को चुना। हालांकि प्रज्वलित खुबानी की नाजुक सुगंध एक आध्यात्मिक वलय के रूप में 1,00,000 वर्ष के स्तर तक पहुंच गई थी, लेकिन एक हड्डी के रूप में ये जू त्यानरान के लिए थोड़ी कम पड़ गई, मुश्किल से 1,00,000 वर्ष। अन्य सोल इंजीनियर या स्पिरिट मास्टर के लिए यह अभी भी एक अनमोल खजाना होगा, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसे कम से कम 2,00,000 साल पुरानी स्पिरिट रिंग को अवशोषित करने की आवश्यकता थी, ये काफ़ी नहीं था। अंततः उन्होंने इसे बाद के लिए रखने का फैसला किया और अपनी बाईं टांग की हड्डी के लिए खाली जगह को खुला छोड़ दिया ताकि भविष्य में इसका परिणाम देखा जा सके। उनकी साधना का स्तर 80 से ऊपर पहुंच चुका था। अब सबसे उपयुक्त आध्यात्मिक अंगूठी पर विचार करने का समय था। फिलहाल उन्हें पूरा भरोसा था कि वे लगभग 2,00,000 वर्षों के स्पिरिट रिंग को अवशोषित कर सकते हैं। अगर वे और प्रयास करें तो 2,00,000 वर्षों से अधिक का स्पिरिट रिंग भी संभव हो सकता है। उस दायरे में कौन से आध्यात्मिक जीव थे? दुष्ट दृष्टि वाले अत्याचारी सम्राट की आयु लगभग 8,00,000 वर्ष थी। उनके वंशजों में से कुछ की आयु लगभग 2,00,000 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा दुष्ट दृष्टि वंश के जीव मानसिक शक्ति से युक्त थे, जो मानसिक साधना में अपनी कमजोरी को दूर करने में सक्षम थे। फिर भी दुष्ट दानव वन सूर्य चंद्रमा साम्राज्य के भीतर स्थित था और दुष्ट आत्मा स्वामी वहां सक्रिय थे। वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठा सकता था। स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट। स्टारडो के 10 महाशक्तिशाली जीवों में से कुछ 2,00,000 वर्ष के स्तर के प्रतीत होते थे, लेकिन शाही अभिलेखों के अनुसार वे महाशक्तिशाली जीव आमतौर पर एक साथ एकत्रित होते थे। एक को उकसाने पर बाकी भी टूट पड़ते थे। यदि कई शक्तिशाली जीव प्रकट हो जाते तो साम्राज्य के तीनों 9वें दर्जे के आत्मा अभियंता वहीं मारे जा सकते थे। तो फिर समुद्री आत्मा राक्षस। महासागरों में कई जीव जंतु रहते थे और उनमें से काफ़ी कुछ पर्पल हेवन डिस्ट्रॉयर ड्रैगन के लिए उपयुक्त हो सकते थे, लेकिन समुद्र इतना विशाल और अज्ञात था कि उसकी खोज करना कठिन था। जू त्यानरान के सिर में दर्द हो रहा था। वह पहले जांच पड़ताल करेगा और अपनी नींव मजबूत करेगा ताकि वह अपनी स्पिरिट रिंग की सहनशक्ति को कुछ और वर्षों तक बढ़ा सके। अगर जरूरत पड़ी तो उसे स्टारडो में जबरदस्ती घुसना पड़ेगा।
आखिर अगर कोई राक्षस उत्पात मचाता है तो श्रेक सिटी सबसे पहले प्रभावित होगी। सन मून रॉयल एकेडमी की टीम ने 1000 साल के अंतर को तोड़ते हुए कॉन्टिनेंटल एलीट स्पिरिट मास्टर एंड सोल इंजीनियर टूर्नामेंट में चैंपियनशिप जीत ली। इसके बाद के झटके अभी भी रॉयल एकेडमी में महसूस किए जा रहे थे। खुशी से झूमते हुए जिंग होंगचेन ने 108 तोपों की सलामी दी और लौट रहे 1 दर्जन छात्रों का स्वागत करने के लिए औपचारिक वस्त्र धारण किए। सम्राट द्वारा दिए गए पुरस्कारों के बाद रॉयल अकादमी ने मानद बैज भी प्रदान किए, जिससे छात्रों की वफादारी पूरी तरह से बंध गई। इसी समय जिंग होंगचेन ने आत्मा इंजीनियरिंग के छात्रों के आत्माओं के सैद्धांतिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए मिंगडू अकादमी के साथ मिलकर काम करने की योजना बनाई। हालांकि आत्मा इंजीनियरों को आत्मा मास्टर से कमतर साबित नहीं किया गया था, लेकिन टूर्नामेंट ने कई कमियों को उजागर किया था। स्पिरिट मास्टर प्रणाली में अभी भी कुछ शक्ति बची हुई थी। उदाहरण के लिए श्रेक की 2 स्पिरिट रॉयल टीम के खिलाफ लड़ाई में श्रेक के रक्षा प्रकार के एक छात्र ने चौथे रैंक के सोल इंजीनियर को घेर लिया और उसकी लंबी दूरी की तोपखाने की क्षमता को बेकार कर दिया। यदि सोल इंजीनियर ने स्पिरिट को देखते ही पहचान लिया होता, प्रतिद्वंद्वी की कमजोरी का तुरंत पता लगा लिया होता और बचाव या हमले के लिए लक्षित स्पिरिट उपकरणों का उपयोग किया होता, तो भले ही हार निश्चित होती, गंभीर चोट या मृत्यु से बचा जा सकता था। रॉयल एकेडमी और मिंगडू एकेडमी दोनों के छात्रों को आत्माओं के बारे में केवल सतही ज्ञान था। विरोधी एक आत्मा अभियंता की कमजोरी को पहचान सकते थे, फिर भी आत्मा अभियंता आत्मा स्वामी की कमजोरी को नहीं देख सकते थे। टूर्नामेंट में लगभग हर जीत उन मजबूत टीमों के कारण मिली थी जो निचले स्तर पर तो उपयोगी थी, लेकिन जब दोनों पक्ष शीर्ष स्तर के खिलाड़ी थे तो घातक साबित हुई। उदाहरण के लिए श्रेक के कप्तान और मिस्ट स्पिरिट किंग के बीच हुए मुकाबले में शक्तिशाली स्पिरिट ज्वालाओं ने एक बिंदु को भेद दिया, जिससे 2 सबसे मजबूत द स्पिरिट रॉयल योद्धाओं का मूल लाभ छिन गया और सोल इंजीनियर शक्तिहीन हो गए। सन मून रॉयल अकादमी के पूर्व छात्रों के पास आमतौर पर केवल औसत दर्जे की आत्मा शक्ति होती थी, इसलिए उन्नत सिद्धांत की आवश्यकता नहीं थी। अब आत्मा उपकरणों के मजबूत होने के साथ भौतिक सीमाओं और आपसी समझ को भी तालमेल बिठाना होगा। इसके अलावा महामहिम ने किसी प्रकार से स्वर्ग और पृथ्वी के अनेक खजाने प्राप्त कर लिए थे, जिससे नींव मजबूत हुई और कई छात्रों की आत्माओं को विकसित होने का अवसर मिला। उनमें से एक परम मार्शल सोल भी प्रकट हुआ। टूर्नामेंट के बाद जिंग होंगचेन को अंततः सम्राट की कृपा प्राप्त हुई। मास्टर कोंग और ये यूलिन के समान ही सौभाग्य प्राप्त हुआ। कई दिनों तक एकांतवास में रहने के बाद उन्होंने सफलतापूर्वक लगभग 10वें दर्जे के आत्मा अभियंता का पद प्राप्त कर लिया और उनकी पहले की साधारण आत्मा में भी दिव्य पशु रक्तरेखा का अंश जागृत हो गया। हालांकि वह भी अपने पोते शियाओ होंगचेन से काफी पीछे थे। केवल अपने और अपने पोते पोतियों के भले के लिए ही सही, उन्होंने महसूस किया कि आत्माओं में अभी भी अपार अनछुआ मूल्य निहित है। उन्होंने अकादमी के बेसिक स्पिरिट रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए धन बढ़ाया और साथ ही रॉयल और मिंगडू अकादमियों के छात्रों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की, जिनकी स्पिरिट फाउंडेशन लगातार मजबूत हो रही थी। संयोगवश साम्राज्य की नवस्थापित प्रसिद्धि के कारण पूर्व 3 राज्यों में अवांछित कई स्पिरिट मास्टर्स यहां आ गए थे, जिनमें कई एंजल स्पिरिट डोलुओ और स्पिरिट सैंट्स, साथ ही 1 दर्जन अन्य स्पिरिट डोलुओ और सैंट्स शामिल थे। जिंग होंगचेन ने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ा लीं, वह एक बड़े कार्य के लिए उत्सुक था। इन बदलावों से हर छात्र प्रभावित हुआ। सूर्य चंद्रमा साम्राज्य में क्रांति चल रही थी। हाल ही में आई यू मेंगडी को सब कुछ नया लगा। हेवन डोउ साम्राज्य की दूसरी सबसे बड़ी अकादमी जेंगटियन अकादमी को शीर्ष प्रांत द्वारा सालाना कई लाख सोने के सिक्कों की राशि से वित्तपोषित किया जाता था, फिर भी वह राशि सन मून रॉयल अकादमी के सामने कुछ भी नहीं थी। ब्राइट कैपिटल पहुंचने के बाद से यू मेंगडी ने केवल विशाल इमारतें ही देखी थीं, खासकर इस प्रमुख सोल इंजीनियर अकादमी में उत्कृष्ट उपकरण और दुर्लभ प्रशिक्षण मैदान जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, जिससे उसे शहर में एक देहाती लड़की जैसा महसूस हो रहा था, अजीब और झिझक भरा। सौभाग्य से ये गुई उसके बगल में थी। छोटी लेकिन मजबूत लड़की ने इन सब बातों को सहजता से स्वीकार कर लिया। यू मेंगडी पास ही खड़ी रही, खुशी खुशी सवाल पूछती रही और ये गुई ने हर सवाल का जवाब दिया। अचानक उनके सामने एक आकृति प्रकट हुई जिसने उनका रास्ता रोक दिया। ढीले ढाले आरामदायक कपड़े पहने एक लड़की, जिसके शरीर का अनुपात उत्कृष्ट था और चेहरे की बनावट आकर्षक थी। यहाँ तक कि यू मेंगडी, जो कभी जेंगटियन की सबसे खूबसूरत हसीना थी, ने भी उसे हैरानी भरी नजरों से देखा। जो लड़की प्रकट हुई थी ऑरेंज, उसने भी उन दोनों को देखा। गुई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। तुम कौन हो? वह रॉयल एकेडमी के लगभग हर प्रतिभाशाली जीनियस से मिल चुकी थी, यहाँ तक कि स्टार लुओ टूर्नामेंट में भाग लेने के दौरान सर्वश्रेष्ठ जीनियस उसके टीममेट भी थे। लेकिन उसने इस छात्र को पहले कभी नहीं देखा था, कोई ऐसा व्यक्ति जो उससे केवल 1 या 2 साल बड़ा दिखता था और पहले से ही चौथे रैंक का सोल इंजीनियर था। फिर भी ये सामान्य बात थी। सन मून रॉयल अकादमी में इतने छात्र थे कि डीन भी शायद उन सभी को पहचान नहीं पाते थे। यू मेंगडी चुपचाप अपने आसपास के माहौल का जायजा लेती रही। कुछ हद तक निराश होकर उसने निष्कर्ष निकाला कि केवल दिखावट के मामले में ही दोनों महिलाएं उससे थोड़ी बेहतर थीं। ये गुई की सुंदरता अलौकिक थी, उसकी बाहें मानो रंगी हुई थीं,
उसका व्यवहार शांत और निर्मल था, मानो स्वयं पवित्र देवदूत किसी आत्मा से बाहर आ गई हो। दूसरी महिला भी उतनी ही दुर्लभ सुंदरता की धनी थी, गुलाब की पंखुड़ियों जैसी त्वचा और हरे रंग की काली त्वचा, कोमल आकर्षण में लिपटी हुई मोहकता। लेकिन यू मेंगदी ने तुरंत खुद को संभाला, रूप रंग तो बस एक पहलू था। शारीरिक बनावट में वह श्रेष्ठ थी, पतली कमर, सुडौल कूल्हे, लंबी टांगें, वो सबसे अलग दिखती थी और एक गर्वित, एथलेटिक आकर्षण बिखेरती थी। मंच पर 3 महिलाएं थीं, तुलना होना अपरिहार्य था। उन दोनों को गौर से देखने के बाद टैंगरीन की आंखों में मिली जुली भावनाएं झलक उठीं। मेरा उपनाम तो अब हट चुका है, मुझे बस टैंगरीन कहिए। मैं गुरु जुवान जिवेन के मार्गदर्शन में 5वें वर्ष की सोल इंजीनियर की छात्रा हूँ। मैंने आपके बारे में सुना है मिसिए, आपने महाद्वीपीय स्पिरिट मास्टर टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया, वापसी पर सीधे 6ठे वर्ष में प्रवेश लिया और अब आप अपना गुरु चुन रही हैं। मेरे गुरु आपके बारे में बहुत अच्छी राय रखते हैं और उन्होंने मुझे हमारी प्रयोगशाला का प्रचार करने के लिए भेजा है। मेरे शिक्षक मानवाकार युद्ध कवच अनुसंधान में शीर्ष श्रेणी के 8वें रैंक के आत्मा अभियंता हैं, ठीक वही क्षेत्र जिसमें आपकी रुचि है। मैंने सुना है कि आप कवच प्रकार का आध्यात्मिक उपकरण बनाने के लिए सामग्री की तलाश कर रहे हैं। मेरे शिक्षक के पास फायर फीनिक्स क्रिस्टलाइन नामक धातु है। यदि आप हमारी प्रयोगशाला में शामिल होते हैं तो मैंटजुवान आपको इसका एक हिस्सा उपहार में दे सकते हैं। टैंगरीन ने तुरंत अपना असली मकसद जाहिर नहीं किया और न ही सम्राट के बारे में पूछा, ऐसा करने से संदेह पैदा हो जाता और आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता। उन्हें प्रयोगशाला में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना बिल्कुल सही था। कॉन्टिनेंटल हाई रैंक स्पिरिट मास्टर टूर्नामेंट से लौटे हर प्रतियोगी की बहुत मांग थी। संस्थान के लिए अधिक धन जुटाने के लिए मेंटर्स उन्हें भर्ती करने के लिए होड़ में लगे थे। उनमें सबसे कम उम्र की और सबसे प्रतिभाशाली एक आत्मा राजा और 5वें दर्जे की आत्मा अभियंता ये गुई ने पूरे शाही अकादमी में हलचल मचा दी थी। कुछ दखलंदाजों ने तो उसे अकादमी की सबसे प्रतिभाशाली युवती का खिताब भी दे दिया था। मैंटजुवान जिवेन ने यह बात सुनी थी, लेकिन उन्होंने कोई स्पष्ट निमंत्रण नहीं दिया। टैंगरीन ने मामले को अपने हाथ में ले लिया था और दोनों पक्षों की व्यवस्था कर ली थी। ये गुई की दिलचस्पी बढ़ गई। मानवाकार आत्मा उपकरण। उसकी पूर्व टीममेट मीजिया ने टूर्नामेंट के मंच पर शानदार प्रदर्शन किया था। उसने एक साधारण स्पिरिट का उपयोग करके एक सिल्वर ग्रेड ओरिजिन मार्शल सोल और 2 स्पिरिट किंग को लगातार हराया था। ये सब एक मानवरूपी स्पिरिट टूल की बदौलत संभव हुआ था। और हाल ही में वह स्वयं अपने पवित्र देवदूत आत्मा के लिए इसी तरह का युद्ध कवच बनाने के तरीके पर शोध कर रही थी। ये गुई ने कहा, मैंने गुरु जुवान के बारे में सुना है। क्या हम बात करने के लिए कोई जगह ढूंढें? टैंगरीन ने बिल्कुल यही चाहा था। तीनों कैंपस के एक कैफे में गए, कॉफ़ी मंगवाए और बैठ गए। ये गुई ने सवाल पूछना शुरू किया। टैंगरीन ने हर सवाल का जवाब दिया। बचपन से ही बेघर रहने के बावजूद उसने जो समझदारी और सूझबूझ हासिल की थी, उसका इस्तेमाल करते हुए उसने जल्दी ही दूरी कम कर ली। शायद आपको पता न हो, हालांकि साम्राज्य में 20 से अधिक 9वें दर्जे के आत्मा अभियंता हैं, लेकिन उनमें से लगभग 5 ही हमारी अकादमी में हैं। लेकिन 9वें दर्जे के आत्मा अभियंता सर्वोच्च सितारे होते हैं, वे निचले दर्जे के छात्रों को व्यक्तिगत रूप से नहीं पढ़ाते। हालांकि गुरु जुवान न केवल 8वें दर्जे के आत्मा अभियंता हैं, बल्कि सर्वश्रेष्ठ में से एक हैं, जो साम्राज्य के शीर्ष 5 में स्थान रखते हैं। वे निश्चित रूप से 9वें दर्जे के आत्मा अभियंता बनेंगे। टैंगरीन ने इन अर्ध पारदर्शी अंदरूनी जानकारियों का इस्तेमाल तालमेल बनाने के लिए किया। वह रुकी, अपनी आवाज़ धीमी की और बोली, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात, क्या आप जानते हैं कि मैंटजुवान के शिक्षक कौन हैं? उसने जानबूझकर अपनी आवाज़ धीमी कर ली, जिससे तनाव पैदा हुआ। यू मेंगदी अनजाने में उसकी ओर झुक गई। कौन? टैंगरीन ने उत्तर दिया, मास्टर कोन डैमिंग। यू मेंगदी का चेहरा भावहीन था, लेकिन ये गुई के चेहरे के भाव बदल गए। साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ 9वें दर्जे का आत्मा अभियंता, 9वें दर्जे के आध्यात्मिक उपकरणों का महान संश्लेषण करता, शीर्ष स्तर पर हुए हालिया बदलावों से अनभिज्ञ होने के बावजूद, ये गुई, जो वर्षों से सूर्य चंद्र साम्राज्य में रह रहा था, मास्टर कोन को कैसे नहीं जानता होगा? वह सूर्य चंद्रमा साम्राज्य का स्तंभ और आधार था, आत्मा उपकरणों का देवता, जिसकी चर्चा हर आत्मा अभियंता द्वारा की जाती थी। टैंगरीन ने धीरे से सिर हिलाया। जी हाँ, आदरणीय स्वामी जी। इसलिए गुरु जुवान के मार्गदर्शन में अध्ययन करना निश्चित रूप से व्यर्थ नहीं है। ये गुई ने गहरी सांस ली। एक समान विशेषज्ञता, एक शीर्ष गुरु, एक शक्तिशाली वंश, उसके पास मना करने का कोई कारण नहीं था। फिर भी सावधानी बरतते हुए उसने पूछा, क्या मैं गुरु जुवान से पहले ही मिल सकती हूँ? आखिरकार मैं उनके अधीन कई वर्षों तक अध्ययन करूंगी, मैं उन्हें बेहतर ढंग से समझना चाहूंगी। शारीरिक शक्ति एक बात थी, स्वभाव भी मायने रखता था। अगर गुरु का स्वभाव चिड़चिड़ा या नैतिक रूप से दोषपूर्ण साबित होता, तो वह भविष्य में शिक्षक और छात्र के बीच कलह का जोखिम उठाने के बजाय थोड़ा कम काबिल गुरु चुनना पसंद करती। टैंगरीन ने स्वाभाविक रूप से सहमति जताई। गुरु जुवान एक शुद्ध, समर्पित विद्वान प्रकार के आत्मा अभियंता हैं। आपको निराशा नहीं होगी।
अपने राजमहल के माहौल में पले बड़े होने के कारण, सामाजिक मेलजोल से अरुचि होने के बावजूद टैंगरीन रॉयल अकादमी को अच्छी तरह जानती थी। उसे ये भी पता था कि डीन जिंग होंगचेन एक नई स्पिरिट शाखा शुरू करने की योजना बना रहे हैं और उसने यू मिंगडी को 8वीं रैंक की एक महिला क्लोज कॉम्बैट सोल इंजीनियर की सिफारिश की थी। हालांकि लड़की को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसे कभी उपेक्षित महसूस नहीं हुआ। धीरे धीरे तीनों एक दूसरे के प्रति सहज हो गए। तभी टैंगरीन ने सहज भाव से पूछा, मैंने सुना है कि टूर्नामेंट के दौरान महाराज ने आपका विशेष सत्कार किया था। जब भी आपने प्रतियोगिता में भाग लिया, शाही रथ हमेशा आता था। क्या आप बता सकते हैं कि महाराज ने क्या किया ताकि हम में से जो लोग उपस्थित नहीं हो सके वे भी उनके कार्यों के बारे में श्रद्धापूर्वक जान सकें? मैंने एक बार महल में सेवा की थी और महामहिम से तब मुलाकात की थी जब वे अभी भी सबसे बड़े शाही पुत्र थे। ये गुई और यू मिंगडी के चेहरों पर हैरानी के भाव झलक रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि होने वाली सीनियर सिस्टर इतनी प्रभावशाली होंगी। फिर भी ये गुई ने अपना संयम बनाए रखा, वह मीठी बातों से प्रभावित होने को तैयार नहीं थी। कुछ देर बाद उसने सिर हिलाया। माफ़ कीजिए सीनियर टैंगरीन, लेकिन मैं इस बारे में बात नहीं कर सकती। सूर्य चंद्रमा परिवार के हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि महाराज की गतिविधियों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। आपके संपर्कों को देखते हुए आप महल लौटकर खुद क्यों नहीं पूछ लेते? यू मिंगडी ने भी खुद को संभाला और सहमति में सिर हिलाया। टैंगरीन चौंक गई, उसके चेहरे पर अफसोस था। मैं अब महल में वापस नहीं जा सकती। शायद आपको इसके अंदर के सूक्ष्म नियमों की जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ताक झांक करने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि केवल महामहिम के बारे में कुछ समाचार सुनने आया था। ये गुई ने फिर भी अपना सिर हिलाया। माफ़ कीजिए सीनियर, मैं कुछ भी खुलासा नहीं कर सकती। टैंगरीन के चेहरे पर धीरे धीरे उदासी छा गई। उसने अपनी बढ़ती झुंझलाहट को दबा लिया। वह और सवाल नहीं कर सकती थी, ऐसा करने से शक पैदा हो जाता। यदि शाही निरीक्षणालय को इस बात का पता चल गया या यदि सम्राट की उसके प्रति राय बिगड़ गई तो नुकसान किसी भी लाभ से कहीं अधिक होगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या गड़बड़ हो गई है। आधे सेमेस्टर तक वह सोचती रही, पहले सब ठीक था। उसने सबसे बड़े शाही पुत्र के आग्रह पर लगन से साधना की थी और 16 साल की उम्र में चौथे दर्जे की आत्मा अभियंता बन गई थी। फिर अचानक वह इतना ठंडा क्यों हो गया? जितना अधिक वह समझने में असफल रही, उतना ही अधिक वह सच जानने के लिए उत्सुक हो गई। इसलिए उसने ये गुई की छानबीन की और यहाँ तक कि अपनी पहल पर उससे संपर्क भी किया। टैंगरीन ने अपनी नाराजगी को दबा लिया, लहजा बदल दिया और विषय बदल दिया। छोड़ो इसे, मैं कमांडर गाओमिंग से किसी और दिन पूछ लूंगी। जब तक वह इन दोनों के करीब रहेगी, महामहिम से संपर्क करने के अवसर फिर से मिलते रहेंगे। अपनी भावी वरिष्ठ बहन जू जेड के परिचय के साथ ये गुई बिना किसी बाधा के जुवान जिवेन से मिली और उन्होंने देखा, जैसा कि जूजी ने कहा था, कि यह गुरु जुवान तलवारबाज जी जुएचेन की लगभग कार्बन प्रतिलिपि थे। वह एक जुनूनी किस्म का प्रतिभाशाली व्यक्ति था, जिसे आध्यात्मिक उपकरणों के अलावा किसी और चीज़ की परवाह नहीं थी। इस तरह की एकाग्रता एक वरदान भी है और एक संभावित खतरा भी। इतने शुद्ध विद्वान को राष्ट्रीय सीमाओं की कोई अवधारणा ही नहीं होती। उनकी बातचीत के दौरान ये गुई उनकी विद्वत्ता से प्रभावित हुई और उन्हें अपना गुरु चुना। मिस्ये, जिन्होंने पहले ही अपना जीवन सूर्य चंद्रमा साम्राज्य को समर्पित करने और सूर्य सम्राट की सेवा करने का संकल्प ले लिया था, ने महामहिम की ओर से अकादमी के भीतर मौजूद कई प्रतिभाओं पर नजर रखने का फैसला किया। जुवान जिवेन भी अपनी नई शिष्या से बेहद प्रसन्न थे। उन्होंने जूजी को तुरंत दाखिला दिलवाया, प्रयोगशाला की कुंजी जारी करवाए और जैसा कि उसने सुझाव दिया था, ये गुई को 10 किलो फायर फीनिक्स सुप्रीम क्रिस्टल उपहार में दिया। सूर्य चंद्रमा साम्राज्य की शीर्ष 16 अकादमियों में लगभग यही दृश्य देखने को मिला। केवल रॉयल अकेडमी और मिंगडू अकेडमी ही इससे भी अधिक उत्साहित थीं। इंपीरियल अकादमिक समिति ने प्रत्येक कॉलेज को निर्देश जारी किए, अधिक सामाजिक मेलजोल के कार्यक्रम आयोजित करें, अधिक कैंपस कार्यक्रम आयोजित करें, अधिक अध्ययन यात्राओं का आयोजन करें और शीर्ष स्तर के प्रभावशाली संस्थानों के दौरे की व्यवस्था करें। साथ ही आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप को न्यूनतम रखें। इन विशिष्ट संस्थानों के छात्रों की ओर संसाधनों को केंद्रित किया जाना था, जिससे उन्हें समाज के साथ जुड़ने के अधिक अवसर मिल सकें और यह सुनिश्चित हो सके कि अकादमिक जगत की ये प्रतिष्ठित संस्थाएं सुरक्षित रहें। एक अकादमी तो अकादमी ही होती है, जीवन में अध्ययन के लिए केवल कुछ ही वर्ष मिलते हैं। वे वर्ष जितने समृद्ध और शानदार होते हैं, उतने ही अविस्मरणीय बन जाते हैं और महाविद्यालय और देश दोनों के प्रति निष्ठा उतनी ही प्रबल हो जाती है। जू त्यानरान की साम्राज्य पर पकड़ और भी अधिक मजबूत होती गई। अब लगभग कोई भी उसके किसी भी निर्णय का विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन चूंकि उनके तरीके उनके पिछले जीवन की षड्यंत्रकारी योजनाओं से भिन्न थे, इसलिए उनके खुले और परोपकारी दृष्टिकोण ने नकारात्मक प्रतिक्रिया के बजाय भारी लाभ पहुंचाया, जिससे उन्होंने दरबार और आम लोगों दोनों का दिल जीत लिया। हमेशा की तरह जू त्यानरान ने महल के अंदर इलेक्ट्रोक्स के साथ स्थानिक जादू का अध्ययन किया और साथ ही अपनी नींव को मजबूत करने के लिए साधना भी की। अपनी उद्दंड प्रवृत्ति के साथ सबसे बड़ी राजकुमारी जू तियानजिन पश्चिमी मंडप में घुस आईं।
इससे पहले जू त्यानरान ने उसे एक नया कार्य सौंपा था, नवस्थापित अमर जड़ी बूटी ऊर्जा संस्थान पर नजर रखना और अमर जड़ी बूटियों की नकल करने का प्रयास करना। बर्फ और अग्नि यिन-यांग कुएं में देखने में तो प्रचुर मात्रा में अमर जड़ी बूटियां थीं, कुल मिलाकर लगभग 100, और उन्हें गुणवत्ता के आधार पर क्रमबद्ध किया गया था। आत्मा इंजीनियरों द्वारा जड़ी बूटियों के विकास चक्र को बहुत पीछे छोड़ते हुए उनकी नकल करना अनिवार्य था। सूर्य चंद्रमा साम्राज्य के 10 लाख आत्मा इंजीनियरों में से 99% की आत्मा शक्ति औसत दर्जे की थी। वे सावधानीपूर्वक चयन के बजाय सामूहिक जागृति का परिणाम थे। आत्मा शक्ति के आधे स्तर वाले किसी भी व्यक्ति को प्रशिक्षित किया जाता था। उनकी जन्मजात प्रतिभा इतनी कम थी कि उन्हें दवाओं के जरिए अपनी क्षमता को जबरदस्ती बढ़ाना पड़ता था। इसके बिना कुछ लोगों को 10वें रैंक के स्पिरिट स्कॉलर बनने में ही दशकों लग जाते। एक भी अंगूठी न मिलने का मतलब लगभग न के बराबर युद्ध शक्ति थी। इस प्रकार साम्राज्य का औषधीय गोली उद्योग फलता फूलता रहा और अमर जड़ी बूटी की ऊर्जा का विश्लेषण करके उसकी प्रतिकृति बनाना असंभव नहीं था। भले ही इसके प्रभावों की पूरी तरह से नकल न की जा सके, लेकिन आइस एंड फायर यिन-यांग वेल की जड़ी बूटियों का 10वां हिस्सा भी हासिल करना मौजूदा सनमून दवाओं में से अधिकांश से बेहतर होगा। एक बार इनकी प्रतिकृति तैयार हो जाने के बाद इनकी बड़े पैमाने पर खेती की जाएगी। जू त्यानजिन प्रगति की रिपोर्ट देने आए थे। जैसे ही उसने शाही अध्ययन कक्ष में कदम रखा, उसकी नाक एक शिकारी कुत्ते की तरह फड़कने लगी, मानो वह जू त्यानरान की बेहतरीन चाय और पेस्ट्री की तलाश में हो। शाही मेज पर रखी सदी पुरानी कमल के दिल के आकार की पीली केक को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। जू त्यानरान ने रिपोर्ट पढ़ते समय उसे एक तरफ खाने का इशारा किया। ये यूलिन के अधीन शाही विज्ञान अकादमी प्रभारी थी। उसकी निगाहें कुछ देर तक टिकी रहीं, फिर निराशा से धुंधली पड़ गईं। जड़ी बूटी की ऊर्जा का विश्लेषण और पुनर्संयोजन करने के लिए 1000 प्रयासों के बाद भी प्रयोगशाला 1% शक्ति को भी स्थिर नहीं कर सकी। बर्फ और अग्नि यिन-यांग कुएं की अमर जड़ी बूटियां बस अत्यधिक शक्तिशाली थीं। उत्तम मिट्टी और पानी, प्रचुर मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा और अत्यंत लंबी विकास अवधि ने उन्हें वह बनाया जो वे थे। यूजियांग किलुओ अमर उत्पाद द्वारा दी गई विश्वविद्या के अनुसार सबसे निम्न श्रेणी की जड़ी बूटी को 1 शताब्दी और सबसे उच्च श्रेणी की जड़ी बूटी को 1 सहस्राब्दी की आवश्यकता होती है। 3 जू त्यानरान ने जिन जड़ी बूटियों का सेवन किया था वे चेतन तो नहीं थीं, लेकिन 10,000 वर्ष के आध्यात्मिक राक्षसों के बराबर थीं। उन्हें लगातार विश्लेषण और पुनर्संयोजन करते रहने के लिए कहो। असफलता से मत डरो, अगर वे असफल होते हैं तो मैं उन्हें दोष नहीं दूंगा। शाही कोष से 10 मिलियन सोने की और राशि आवंटित करो। 1 सदी तक चलने वाले प्रयोग की योजना बनाओ। इस राष्ट्रहितैषी सदी भर चलने वाली विरासत परियोजना के लिए प्रत्येक शोधकर्ता में धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। इंपीरियल रिसर्च सोल इंजीनियर्स को व्यर्थता के भय के बिना कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। जिस दिन वे सफल होंगे वे राष्ट्रीय नायक होंगे। जू त्यानजिन ने चबाना बंद कर दिया, गंभीरता से ताली बजाई और हर शब्द को रिकॉर्ड कर लिया ताकि उसे आगे प्रसारित कर सके। जू त्यानरान को इस बात से तसल्ली मिली कि साम्राज्य के शोध स्तर ने जड़ी बूटियों का पूरा दस्तावेजीकरण कर दिया था। केवल समय और धन की आवश्यकता थी और अधिक नमूनों का उपभोग करने की आवश्यकता नहीं थी। उस समय भोजन का समय था, इसलिए जू त्यानजिन खुशी खुशी सम्राट के दोपहर के भोजन के लिए रुक गई। नौकरानियां पश्चिम मंडप के पार्श्व कक्ष में दाखिल हुईं और साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली भाई बहनों के सामने उत्कृष्ट व्यंजन परोसे। जू त्यानजिन ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। वहां काम करने वाली महिलाओं के बीच उसने एक ऐसा चेहरा देखा जो बाकियों से बिल्कुल अलग था। अन्य लड़कियों की तरह ही कपड़े पहने उस लड़की के सुनहरे लहराते बाल और बड़ी बड़ी नीली आंखें थीं। उसने झुककर मछली का एक व्यंजन धीरे से जू त्यानजिन के सामने रख दिया। लगभग 17 या 18 वर्ष की, नम लाल होठों, सीधी नाक और स्वस्थ गेहूं के रंग की त्वचा वाली उसकी सुडौल आकृति में गर्व की रेखाएं दिखाई देती थीं। जू त्यानजिन को वह कुछ जानी पहचानी सी लगी। कुछ देर बाद उसे जू जियोजियू का चेहरा याद आया और वह चौंक गई। आप राजकुमारी जू युन हैं। शोक संदेश पढ़ रहे जू त्यानरान ने अपनी नज़रें ऊपर उठाईं और उस लड़की पर सरसरी नज़र डाली। आपकी प्रजा महामहिम और सबसे बड़ी राजकुमारी को सम्मान अर्पित करती है। घूंघट के नीचे जू युन का चेहरा बेचैन था। वह तो बस उस पति की एक झलक देखना चाहती थी जिससे वह बच नहीं सकती थी। भाग्य के आगे हार मानने से पहले वह ये देखना चाहती थी कि आखिर किस तरह का आदमी उसके भाई जू जियावेई को इतना झुका सकता है। राज्याभिषेक समारोह समाप्त हो चुका था। उस दिन वह सीढ़ियों के नीचे घुटनों के बल बैठी रही, अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अब तेज नज़रों वाले जू त्यानजिन ने उसे एक नज़र में ही पहचान लिया था, जबकि सूर्य चंद्रमा सम्राट को मानो इसका एहसास ही नहीं हुआ। वह कभी भी ऐसा मामूली काम नहीं करना चाहती थी। उसके साथ आई बूढ़ी दाई ने वेस्ट पवेलियन के प्रबंधक से इस मौके के लिए गुहार लगाई थी। सूर्य चंद्रमा शाही महल में पूरा 1 महीना बीत गया और सम्राट का अभी तक कोई अता पता नहीं चला। यह अस्वीकार्य है। जू त्यानरन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा? आपको महारानी जुआंग बनाया गया है। अपने शियानिंग हॉल में ही रहें और इधर उधर न भटकें।